Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the webinar on strengthening audit quality through practice review insights. Today we will be discussing basically the major observations or significant findings that have been noted during practice review of audit firms carried out across Pakistan, and we will also be providing major causes as well as the suggested solutions to those problems. So basically, it's an effort to improve audit quality across the country and improve compliance across the country. So basically, we would try to give out our suggestions so that for the membership, for the benefit of the public at large. So we start the program formally with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So, ladies and gentlemen, to start the program, I would request for opening remarks to Chairman, Members Affairs Committee, Mr. Salah-ud-Din. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं सब लोग? I welcome all of you to this initiative of Members Affairs Committee. APRSP was formed in 2021. IFAC being a member of ICAP being a member of IFAC has signed certain member obligations, और उसमें से एक ये था कि हम लोग अपना एक APRSP प्रोग्राम भी रन करेंगे. So 2021 से अब हम इस प्रोग्राम के साथ चल रहे हैं, APRSP प्रोग्राम के साथ. To date हमने अराउंड 400 फर्म्स का रिव्यू मुकम्मल कर लिया हुआ है, and it's a plan that in the coming year 26-27 हम फर्स्ट कंप्लीट साइकिल कर लेंगे तमाम अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म्स का. इन द पैरेलल हम री-रिव्यू के भी प्रोसेस में हैं. किसी भी प्रोफेशन की जो स्ट्रेंथ है वो उसके प्रैक्टिस के साथ होती है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन भी जो सारी दुनिया में है, उसके किसी भी मेंबर की, आईफेक मेंबर बॉडी की रियल स्ट्रेंथ उसके प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं. आईकैप के लिए भी प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हमारे सबसे प्रोमिनेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और हम उन प्रैक्टिसिंग मेंबर्स की सपोर्ट के लिए एज आईकैप जिस हद तक जा सकते हैं हम जरूर जाएंगे. ऑलरेडी भी एपीआरएसपी की टीम आपके साथ एंगेज्ड है. अजलाल साहब और उनकी टीम आप सबके साथ किसी ना किसी टाइम पे कर चुकी है इंटरेक्ट. प्राइमरली हमारा ऑब्जेक्टिव इस सारी एक्सरसाइज का ऑडिट की क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करना है, और हम खुद एज एन आईकैप इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं ओवर द इयर्स. जैसे हम फर्म्स के साथ इंगेज करते हैं विदाउट नेमिंग एनीवन. बहुत सारे पास्ट में केसेस ऐसे भी है जहां फाइल्स भी नहीं थी. अब कोई ऐसा केस नहीं है कि जहां फाइल नहीं है. इसी तरह यूडीआईएन के चैलेंजेस, उसमें भी हम बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है. एज अ मैक चेयर जब हम केसेस को देख रहे होते हैं तो उसमें भी मैं देखता हूँ कि कंप्लायंस की काफ़ी ज़्यादा
improvements हैं. हमारे पे इस APRSP प्रोग्राम में support is the key word. Although being checked is not liked generally. घर के अंदर एक छोटा भाई भी पसंद नहीं करता कि बड़ा भाई उससे पूछ ले कि भाई तू क्यों लेट आ रहा है. तो ICAP में भी ऐसा ही है. So ये एक less liked task है जो हमारी टीम कर रही होती है. तो आपके साथ cooperation के साथ हमें जरूर चाहिए और आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से cooperate करते हैं और हम इस cooperation को और बढ़ाना चाहते हैं. We all are sitting on one side of the table. We all are ICAP, and we all are here to improve the standards of audit practices being carried out in Pakistan, across Pakistan. इस सिलसिले में हमने फर्दर काफी सारे इनिशिएटिव्स प्लान किए हैं. उन इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव आप लोगों के साथ रेगुलर मीटअप भी है. अजलाल साहब के साथ जो मेंबर्स अफेयर कमेटी की डिस्कशन है उसमें हम ऑलमोस्ट if not every month, every 40-50 days हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे और हम आपके साथ शेयर कर रहे होंगे जो मेजर ऑब्जर्वेशन APRSP की टीम की हैं इस सारे प्रैक्टिसेस के दरमियान में. हम CPD कमेटी के साथ भी मिलके कुछ सेशंस भी प्लान कर रहे हैं. हम SMP कमेटी के साथ भी इन टच हैं. CPD कमेटी के चेयर भी मेंबर्स अफेयर कमेटी का पार्ट हैं. SMP कमेटी के चेयर भी मेंबर्स ऑफ कमेटी का पार्ट हैं. हम इसी तरह बहुत सारे इनिशिएटिव ट्रेनिंग से मुतल्लिका CPD कमेटी और मेंबर जो SMP कमेटी है उनके साथ मिलके हम कर रहे हैं. इस APRSP की प्रैक्टिस के नतीजे में ज़ाहिर है कुछ फॉर्म्स की रेटिंग सेटिस्फैक्ट्री आती है, कुछ की अनसेटिस्फैक्ट्री आती है और फिर उनके साथ हम इंगेज रहते हैं और हम उनके साथ एक बाकायदा डायलॉग कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं. सो हम और भी इस मामले में आगे जाएंगे. इस पे हमारे कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह जो कि हम सपोर्ट के लिए जो हमने करना है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए करना है, वो हमारे कुछ प्लान्स हैं. इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे. बट टेक वन थिंग फॉर श्योर दैट फॉर APRSP सपोर्ट इज द की वर्ड. फॉर ICAP मेंबर्स अफेयर कमेटी, फॉर ICAP फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस सपोर्टिंग आवर प्रैक्टिसिंग फर्म्स इज द key takeaway for all this activity. So हम इस सब में आपके साथ रहेंगे. हम सब जो टीम यहाँ पे APRSP की टीम है और ICAP के सारा टीम है, ऑब्जेक्टिव हमारा बहुत क्लियर है. हम सब चाहते हैं कि हमारी सारी प्रैक्टिसिंग फर्म्स जो हैं वो QCR फ्रेमवर्क के तहत आएँ और हम इस सारे प्रोसेस में, इस जर्नी में हम आपकी हैंड होल्डिंग कर सकें और जिस हद तक पॉसिबल हो हम आपको सपोर्ट कर सकें. जैसे मैंने पहले गुजारिश की, वी आर ऑल सिटिंग ऑन द वन साइड ऑफ द टेबल. So welcome to the first session and we'll be meeting very regularly and discussing these issues. आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी APRSP का एक ईमेल एड्रेस अभी शेयर कर देंगे सेशन के एंड पे, अजलाल साहब और उनकी टीम. तो आप भी चाहें कि अगले किसी प्रोग्राम में आप चाहें कि इस बारे में APRSP की टीम बात करे तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले आप हमें भी अपनी बता सकते हैं सजेशंस कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पॉइंट को भी कवर करें. हम सब यहाँ अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए भी. उसका एक प्रोटोकॉल है क्वेश्चन आंसर का, वो आपसे जलाल साहब शेयर कर देंगे. सो ऑल्दो इसका डेजिग्नेटेड टाइम 3 hours है, बट इट कैन मूव टिल द टाइम यू पीपल आर हियर विद अस. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नोट the hefty number of people who have joined and it's very encouraging. और भी लिस्ट में तो मुझे कुछ हमारे मेंबर्स भी नजर आ रहे हैं. मैं उन सबको भी खुशामदीद कहता हूँ और एश्योर करता हूँ ऑफ आवर सपोर्ट ऑल द टाइम. So thank you very much. Looking forward for our continued interaction and looking forward for more support from ICAP and a bond which is there. Thank you very much. May Allah Almighty help us. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable words. So now we start with the presentation part of the program. The first matter that I would like to touch upon is UDIN requirements. So it was noted that either the audit report was issued without a UDIN number or the UDIN stated on the audit report was generated with a nil value, or those values were inconsistent with the amounts disclosed in financial statements. You all know that now ICAP for around 3 years has
3 years back, ICAP launched this UDIN feature, and that is basically to enhance public trust on the audited financial statements. So there is a public portal available through which banks or any public person can basically verify the UDIN mentioned on the financial statements by inputting key numbers. Certain key numbers are being input and UDIN number is mentioned, and then it states either verified or not. So there were certain cases noted that the amounts mentioned on the financial statement could not tally with those available in ICAP records for UDIN numbers, and hence it could not get verified. So basically the suggested solution is that auditor's report should be issued with a valid UDIN, and I would strongly recommend that please get that UDIN issued on the date that you actually sign off the audit report or issue the audit report, so that there is no chance of inconsistency between the numbers on the financial statements and those used to generate the UDIN. Second matter that is of key significance is auditing of an entity without being eligible to audit that entity. So that has also been commonly observed for large size companies, that certain non-QCR rated audit firms accepted and performed audit of large size company, resulting in non-compliance of SECP SRO 1044 2015. That SRO clearly requires that only QCR rated audit firm should accept and perform audit of a large size company. The suggested solution, before I go to the suggested solution, let's take a look on the criteria. The large size criteria, we all know that it is basically a paid up capital of 200 million or more, annual turnover exceeding 800 million, 750 employees or more. Foreign company having an annual turnover of 1 billion or more. Companies licensed formed under Section 42 or 45 of Companies Act having annual gross revenue, including grants, income, subsidies, donations, and other revenue of 200 million or more. So with any company falling in any of these criteria would be classified as a large size company if its numbers for the previous 2 consecutive years have exceeded the criteria. So in the third year, like if last 2 consecutive years were meeting the criteria, then for the third year it will be definitely classified as a large size company. So please take care of the matter that an auditor should only accept an audit of a large size company if it is eligible, that is, its name is appearing in the list of QCR rated firms. So suggested solution, definitely auditor should assess whether the entity qualifies as large size company or not under the third schedule. And as I already said, that the prescribed criteria for last 2 consecutive years based on its preceding financial statements for last 2 immediately preceding last 2 years. So in the third year, it may qualify as a large size company. Third, modification of audit opinion. So although emphasis of matter or other matters generally not covered in modification, but I've just included that in modification of audit opinion. So either emphasis of matter or other matter paragraphs were either inappropriately used for matters requiring modification of audit opinion. Sorry, I would like to request that any participant, if he has any question, I would request kindly type your question or mention your question in Q&A section. It is visible on the bar, right? So you can mention your questions in the Q&A session, and after the end of the presentation, we will take up questions one by one and we will try to respond. So either it was noted that emphasis of matter paragraph or other matter paragraphs were inappropriately used for matters requiring modification of audit opinion, or a qualified opinion were expressed instead of a disclaimer of opinion or adverse opinion where the impact of the matter was material and pervasive. Now we know that emphasis of matter is basically required for matters which are disclosed in the financial statements, and other matter paragraph
is basically required for matters which are not disclosed in financial statements, but in the auditor's view, those are of such significance that they should be brought up to the knowledge of the users of financial statements. So it is basically the auditor's call that the auditors consider that matter to be of significant value, that it should be brought up to knowledge of the users of financial statement. But if that matter is disclosed in something relates to something disclosed in the financial statement, then it qualifies for emphasis of matter paragraph. And if the matter is not relating to such matter that is disclosed in the financial statement, then it qualifies for other matter paragraph. अच्छा एग्जाम्पल में हम इस तरह कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई कंटिजेंसी इन कमिटमेंट का मैटर है जो ऑडिटर को लगता है ये कंटिजेंसी सिग्निफिकेंट है एंड देन ही कैन गो फॉर एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ बिकॉज कंटिजेंसी इज डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अदर मैटर पैराग्राफ में फॉर इंस्टेंस इस तरह का मैटर यूज होता है कि जी लास्ट ईयर का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था एंड दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. सो अदर मैटर पैराग्राफ में जब आप लास्ट ईयर की जी ये मेंशन किया जाता है कि लास्ट ईयर ऑडिट वाज परफॉर्म्ड बाय सच एंड सच फर्म एंड दे इशूड a modified or an unmodified audit opinion, right? So this is for other matter paragraph. Now qualified opinion, now that is a matter that requires a little detailed explanation. If auditor comes across a material misstatement, now if that misstatement is just material, the impact or potential impact is just expected to be material, then the auditor can go for qualified opinion as per ISA 70506, right? If the potential impact of the misstatement is not just material but also pervasive, then if the matter is basically, if the auditor is able to conclude that the impact is material as well as pervasive, then the auditor can go for an adverse opinion. And if the auditor feels that there is a misstatement, the potential impact is expected to be material and pervasive, so then he can go for a disclaimer of opinion. Now, let me give you an example for that. For instance, let's assume send out confirmations to a trade for trade receivables. उसकी कोई let's say कोई response receive नहीं हुआ और आपने subsequent clearance you try to verify or through other let's say other matters, other audit procedures, you were unable to verify that. Now in that case, अगर आपके पास कोई और alternate evidence नहीं है and trade receivable is material to the financial statements, so if an expected misstatement in the trade receivable is not just expected to be material but also pervasive, because once you write off or create a provision against those receivables, it will also impact the financial statement significantly, P&L significantly as well as the balance sheet, because assets as well as P&L दोनों impact होंगे materially and pervasively, then it qualifies for a disclaimer of opinion. अच्छा, इसी को अगर हम modify करें, हम ये कहें कि आपके पास trade receivables की confirmation आ गई and those confirmations stated कि जी most of the customers state कि we have already paid and the company should like adjust its financial statement और company ने record नहीं किया, तो definitely आपने इसको management integrity और reliance on the financial statement इन सारे aspect को consider करना है. लेकिन just now अगर हम सिर्फ इस individual इस element को देखें और for now फिलहाल हम ignore कर दें management integrity और other factors को, then अगर उसका impact material as well as pervasive बन रहा हो, क्योंकि now you are sure you have an audit evidence that the impact is material as well as pervasive, so then it may require an adverse opinion. Another important matter, ISA 570 going concern. So material uncertainties relating to going concern were not appropriately addressed in auditor's report. That is another significant and important matter. It forms a fundamental basis for the financial statements, where auditor has identified that there are events or conditions which indicate significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. Then, so those events or conditions, for instance, क्या हो सकती हैं? For instance, current assets or current liabilities में mismatch है. And then there might be for the year loss है, accumulated losses हैं,
इक्विटी नेगेटिव है, अब ये फैक्टर्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न. अब ऑडिटर शुड डू व्हाट? Auditor should evaluate management's assessment of future plan. Auditor should obtain management assessment of going concern from the management. इसमें auditor ने तमाम mitigating factors लेने हैं. उसमें से management assessment of future plans is significant. Disconnect हो गया. So if the auditor has identified that there are certain significant events or conditions relating to going concern that create doubt about entity's ability to continue as a going concern, then auditor ने mitigating factors को evaluate करना है. अच्छा, वो mitigating factors potentially या possibly क्या हो सकते हैं? For instance, directors, board of directors of the company or director of the company basically gives a letter of comfort that, and if in case of any basically any financial issue with the company, differential working capital or needs of the company, working capital में differential को he will meet up. लेकिन इसकी बेसिस पे आपने उसकी ability to provide that capital को भी evaluate करना है. Like, does he have that ability? Like, उसके पास financial resources हैं that he could input into the company or inject in the company. So if the director is able to inject funds in the company as and when required, then this can be one of the mitigating factors. And there could be like management future cash flow forecast projections. Management आपको cash flow की projections दे देती है, आपने उन projections को evaluate करना है, उनकी assumptions को detail से evaluate करना है according to ISA 570. उसमें देखना है are those assumptions reasonable in the circumstances. Let's say आज रेवेन्यू हमारा डिक्लाइनिंग पे है और अगले साल की प्रोजेक्शन में मैनेजमेंट अचानक कहती है कि ये रेवेन्यू जो है जी 300% इनहैंस हो जाएगा विदाउट सब्सटैंशिएटिंग रीजंस कि वो 300% अचानक से कैसे हो जाएगा. सो apparently this assumption does not appear to be appropriate. तो इसको evaluate करना है कि इस तरह assumption जो assumptions ली गई हैं to develop that cash flow projections or management plan, whether those assumptions are reasonable. If those assumptions appear reasonable, then the auditor can conclude that he is satisfied with the mitigating factors given by the management, and therefore entity's ability to continue as a going concern may be considered valid. Lekin if going concern risk still remains, then he should go for an emphasis of matter paragraph section. जो emphasis of matter paragraph going concern section है in the auditor's report, उसमें वो एक emphasis of matter paragraph add करेगा relating to going concern, and he would not modify his audit opinion. अच्छा, if the auditor is not satisfied with the mitigating factors, then it means in his view the going concern assumption used by the management in financial statement appears inappropriate. In that case, the auditor will go for an adverse opinion according to ISA 570. So either if the auditor asks management to कि आप financial statements को restate करें according to going concern basis, non-going concern basis पे, alternate basis पे develop करें, or management does not agree to that, whereas the going concern assumption in the view of the auditor is inappropriate, then he should give an adverse opinion according to ISA 570. Next, audit planning. So it was also noted in many cases that audit planning working papers were generally, in many of the cases, not available at all. So basically the whole planning section is basically lacking. Audit planning, as we all know, audit planning is the most significant area of the audit, because if you plan well, you can do an audit quite well. So
A well-planned audit would definitely lead to good results, like whatever is the circumstances, maybe like whatever is the audit opinion, but at least it forms a very good basis for auditor to arrive at the audit opinion if it is planned well. So basically, suggested solution definitely is to comply with ISA 300, 240, 315 and 550. So all of these areas, for instance, overall audit strategy, audit plan, including scope of the engagement, timing of the audit, including report date, results of preliminary engagement activities, acceptance continuing procedures, agreeing to the terms of engagement, resources required considering all of the above factors. So these areas definitely form an audit strategy. इनको minimum please cover होना चाहिए. Then audit plan, risk assessment procedures, test of controls, test of details, substantive procedures, nature, timing, and extent of further audit procedures wherever auditor feels them to be appropriate. So for these areas, auditor should have a plan how he would execute the audit. So these are some of the significant areas which should be covered in overall audit strategy and audit plan. Then compliance with ethical requirements, independence requirements, client acceptance constraints already mentioned, risk assessment procedures, fraud. Definitely you all know that fraud risk is generally considered higher in case of revenue. So ISA 240 में inherent risk fraud का होता है, fraud risk है. So that has to be considered. Related party considerations, whether there are significant related party transactions, what is the impact of those related party transactions on the financial statements, that has to be considered ISA 550. Understanding the entity and its environment, entity किस environment में operate कर रही है, what is the competitive environment, इसकी goods and products को कोई risk available है, future में कोई significant technological development है which can create an impact, current year में क्या impact आया है, क्या कोई risk available है, क्या कोई risk रहा है during the last year to the products of the company, and such details. So in all of these areas, you can easily find detailed guidance on ISA 300, 315, 240, 550. So that is a significant area, audit planning, which may please be considered implied. Another important area is deferred tax. Deferred tax, we have noted that in many of the cases, deferred tax was not recognized in the financial statements in accordance with IAS 12, and in case of IFRS for SME, Section 29. We have also noted that no audit evidence was available regarding assessment, computation, and recognition of deferred tax arising from temporary differences between carrying amount of assets and liabilities. So basically, deferred tax was not adequately recognized in financial statement where there were items where it is it can be easily reviewed that deferred tax was required to be recognized and it was not recognized. Now, suggested solution. So auditor should assess whether there are deferred tax assets and liabilities. There are items which can attract deferred tax asset or liability, which can attract timing differences, and those timing differences should definitely be considered, calculated, measured, recognized in accordance with IAS 12. For instance, I've listed down certain matters, not all, where deferred tax should be computed for all material temporary differences. So one of the items is accelerated tax depreciation. Like आपका tax में rate depreciation rate different है, accounting books में different है. अगर same rate भी हो, but फिर भी difference आ सकता है, and the reason is initial depreciation आपको tax में मिल रही होती है और वो accounting books में नहीं होती. So there will be a difference between depreciation. Employee benefit obligation gratuity, definitely it's a long-term liability और tax में different basis पे payment basis पे recognize हो रही होती है. Expected credit loss, doubtful debt provisions, so leased assets and leased liabilities, investment in associate. Investment in associate, let's say आपकी subsidiary profitable है, तो आप उसकी carrying amount में हर दफा एक profit जो है वो add हो रहा होगा, जो undistributed profit है. But that profit undistributed does not get recognized in the tax books, और tax में वो basically cost of investment पे आ रही होगी. और end में वो realize कब होगा? When you dispose of either the subsidiary or through use of the subsidiary, realized through maybe through dividend, right?
तो अब आपने उसको ये देखना है कि वो आपकी रियलाइजेशन कैसे होगी, वेदर इट विल बी रियलाइज्ड थ्रू सेल और इट इज पोटेंशियली रियलाइज्ड थ्रू इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और अकॉर्डिंगली उस रेट पे जो एप्लीकेबल होगा आपके मैनर ऑफ रियलाइजेशन ऑफ बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, उस रेट पे डेफर्ड टैक्स रिकग्नाइज होगा। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स रिकग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L और OCI, जैसे इन्वेस्टमेंट आप फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करते रहते हैं, लेकिन व्हेनेवर इट विल बी सोल्ड ओनली देन कैपिटल गेन उस पे रिकग्नाइज होगा और वो टैक्स होगा इन अकॉर्डेंस विद टैक्स लॉज। अनयूज्ड टैक्स लॉसेस एंड टैक्स क्रेडिट्स, other temporary differences in between accounting and tax basis. So these are certain items जिसमें जो हमने मेंशन किए हैं, and इन तमाम आइटम्स में there is a potential deferred tax implication, so that should be considered और आपको उसको मेजर करना है। deferred tax assets और liability इन दोनों को IAS 12 के अकॉर्डिंगली those items जिसमें taxable difference आ रहा है और deductible difference आ रहा है, उन दोनों को आपस में नॉक ऑफ करना है, नेट अमाउंट को रिकग्नाइज करना है वेदर इट इज रिकग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी और एसेट। इन केस अगर आप डेफर्ड टैक्स एसेट रिकग्नाइज करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एसेट को फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पोटेंशियली रिकवरेबल है या नहीं है। इफ उसका पोटेंशियल रिकवरी का एविडेंस मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करती है और आप पोटेंशियल रिकवरेबिलिटी से सेटिस्फाइड हैं, देन यू कैन रिकग्नाइज दैट। अदरवाइज अगर पोटेंशियल रिकवरी की नजर में डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रही तो एटलीस्ट रिक्वायर IAS 12 और सेक्शन IFRS requires that to be at least disclosed in the financial statement for deferred tax assets. For liabilities, you don't have an option. Deferred tax liability has to be recognized. Audit engagement letter. So in certain cases, we have noted that audit engagement letter file में available नहीं है और there is no other evidence how the terms of engagement were agreed with the management or those charged with governance. That is a primary document, a very significant document, which should be part of the audit working papers and audit terms. Whether audit engagement terms have been agreed, and definitely they were formally agreed. They have to be formally agreed with the management and should be clearly documented in an engagement letter. And ISA 210 requires that audit engagement letter should be issued and definitely signed between both of the parties, auditor and the management. Another significant area is audit materiality. Directly audit materiality observation in itself is not very significant, but it creates, if in case audit materiality is wrongly or incorrectly computed, it creates a significant basically impact all across the file. For instance, अगर ऑडिटर ने हायर मटीरियलिटी कैलकुलेट की है विदाउट हैविंग प्रॉपर रीजंस, फॉर इंस्टेंस अगर 5% ऑफ रेवेन्यू या 3% ऑफ रेवेन्यू ले लिए, 5% ऑफ रेवेन्यू में बहुत इट्स क्वाइट ऑन अ हायर साइड according to generally what are the basically numbers that are prevailing in the industry. Basically audit practice में जो numbers ज्यादातर auditors follow करते हैं, जो benchmark बने हुए हैं, उन numbers के हिसाब से basically 0.5% to maximum 1% of revenue is generally regarded as reasonable percentage for materiality. लेकिन principally अगर आपकी कंपनी profitable है और normal profit from operations generate कर रही है, तो normal profit operations, normal profit के केस में profit before tax should be generally the basis for calculating materiality. And generally maximum 5% of profit before tax is generally regarded as a reasonable base prevailing in the audit circle. Materiality अगर आपने हायर कैलकुलेट की है, लेट्स से 3% ऑफ रेवेन्यू या मे बी 15-20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो it can have a significant impact. How? That there might be certain items which would have been subject to audit procedures अगर materiality lower सही कैलकुलेट होती, और they were not subject to those audit procedures, और फिर उनका इम्पैक्ट पोटेंशियली अगर हम देखें तो ऑडिट एविडेंस जो गैदर होना चाहिए था फॉर दैट मटेरियल आइटम वो अवेलेबल नहीं है, देन इट वुड बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, लाइक सिग्निफिकेंट मैटर इन रिव्यू.
तो प्रैक्टिस रिव्यू मैटर्स इसलिए सिग्निफिकेंट हो जाएगा कि अगर हायर मटीरियलिटी कंप्यूट हुई है और मटीरियलिटी लो होनी चाहिए थी, तो अकॉर्डिंगली लो बेंचमार्क से जब आप कंपेयर करेंगे तो देयर वुड बी सर्टेन आइटम्स विच वुड बिकम मटीरियल, जिनका इम्पैक्ट मटीरियल हो जाएगा। बेंचमार्क जनरली यूज्ड जो है वो बेसिकली मैंने मेंशन किए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंसेस, total equity, net assets value. Generally, the first two ones, profit before tax and revenue, are generally regarded as for manufacturing या service industry. Generally, ज़्यादातर कंपनीज में ये दो बेंचमार्क्स यूज होते हैं, unless कि आपकी कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं that has got like asset base to be more impactful, like तो और उससे उसके ऑपरेशन ज़्यादा ड्राइव हो रहे हैं, that appears to be more meaningful. And in that case, we can go for total assets. Generally, अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो उस केस में भी ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं that for entities which are loss making या उनका प्रॉफिट abnormally low है, so that can also become one of the reasons that you can select total revenue as one of the basis for materiality. So ISA 320 para A5 and A8 also state the same, that for profit oriented entities, profit before tax should make out the basis for continuing operations as a benchmark. While the auditor may consider total revenue or total expenses to be appropriate for a not for profit entity. So not for profit entity के लिए आप total revenue या total expenses ले सकते हैं. Possible common single rules materiality ये audit practice manual में भी हैं, generally भी industry में these are followed. 5% of profit before tax, 0.5% of total assets, 1% of equity, or 0.5% of total revenues. So these are commonly used percentages for materiality. Next, we come to another significant observation, which is opening balance. So generally, whenever you are engaged in an audit, which is your first year of audit engagement, then ISA 510 comes into action, and ISA 510 requires that sufficient appropriate audit evidence should be obtained by the incoming auditor for all material opening balances. If the opening balances are material, then how can the auditor obtain audit evidence? The first would be that he would request the predecessor auditor to allow him kindly and provide him working paper files for his review. So with that, he can easily obtain audit evidence regarding material opening balances, e.g. opening balances पे last year proper audit procedures were performed or not, and क्या audit procedures performed किए गए थे, उनके results adequate थे, so he can have a look at the working papers. In case that sufficient appropriate audit evidence या working paper files का access नहीं मिलता auditor को, so in that case, incoming auditor has to perform his own audit procedures on opening balances. Now, for instance, what can be those audit procedures? For instance, fixed assets हैं. अगर fixed assets register if maintained can be used, और उससे आप current year की सारी जिस तरह additions verify करते हैं, you can go beyond. आप previous years की additions को verify कर सकते हैं, and accordingly you can achieve verification of opening balance. If fixed asset register is not available, तो फिर all of the additions आप verify करेंगे. अगर fixed asset available है तो easily rightly आप उससे balances compute कर लेंगे, additions हैं नहीं हैं, उनको test basis पे verify करके you can proceed ahead. Other than fixed asset register, you may have to verify all additions, उनको previously उनकी documentation duly, उनकी vouchers और supporting documents उसको verify करना पड़ेगा. For receivables, confirmations can be sent out, including last year balances. आप opening balance की भी confirmation भेज सकते हैं, और in case there are differences, आप उनको reconcile कर सकते हैं, and that reconciliation can lead to opening balances are correctly stated or not. Similarly, likewise for payables में opening balance की confirmation भी can also be sent. इन्वेंट्री के केस में आपने करंट ईयर का फिजिकल डेफिनेटली परफॉर्म करना होगा, और करंट ईयर का फिजिकल आप परफॉर्म करके जो इंटरवीनिंग प्रीवियस पीरियड है उससे आप यू कैन वेरीफाई द इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन, इशुएंस की और लाइक परचेज की, ये सारी आप फिर
वेरीफाई कर सकते हैं ऑन टेस्ट बेसिस सैम्पलिंग करके, एंड यू कैन रीच टू द ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन। बैंक के लिए, बैंक की डेफिनेटली आपको इट इज इजियर बिकॉज बैंक्स की ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगी, तो डेफिनेटली बैंक की ओपनिंग बैलेंस की कॉन्फर्मेशन जनरली इजियर। तो आप ओपनिंग बैलेंस की कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं, और अदरवाइज एटलीस्ट आप बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, ओपनिंग बैंक रिकंसिलिएशन ले सकते हैं, और उस रिकंसिलिएशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का अगर आपके पास अवेलेबल है बैंक स्टेटमेंट और रिकंसिलिएशन उसकी डेवलप्ड है बाय द मैनेजमेंट, उसको आप वेरीफाई कर लेंगे तो बैंक का बैलेंस आपका ओपनिंग का भी वेरीफाई हो सकता है। कैश इन हैंड में अगर आपके पास कोई और एविडेंस नहीं है तो मैनेजमेंट लेटर वुड नॉट बी इनफ, यू विल हैव टू वर्क बैक। पेटी कैश का रजिस्टर लेके अकॉर्डिंगली उसका लेजर लेके जो वर्क बैक है उसको, उन ट्रांजैक्शंस को, ओपनिंग को टेस्ट बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा, so that you can arrive at the opening balance. So these are some of the audit procedures for opening balances. There might be other cases जो आपको accordingly verify करने पड़ेंगे। बस अगर if the predecessor auditor gives you access to the working paper files, that can be the best of it, and you can easily verify those opening balances from those working papers. But most important thing is that in case you have reviewed working papers of the last auditor, predecessor auditor, आपको access मिल गया था, then those have to be properly documented. Letter has to be there कि आपकी जो communication predecessor auditor से हुई है, क्या audit procedures आपने किन किन material opening balances पे perform किए हैं, that all has to be documented in your current year working paper file to demonstrate that you have adequately worked on opening balances. In case आपको working paper file का access नहीं मिला, तो आपने ओपनिंग बैलेंस पे जो भी मैंने प्रोसीजर अभी मेंशन किए, वट एवर ऑडिट प्रोसीजर यू हैव परफॉर्म, प्लीज यू हैव टू मेक वर्किंग पेपर फॉर ऑल ऑफ दोज ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ओपनिंग बैलेंसेस इन एडिशन टू योर ऑडिट प्रोसीजर वर्किंग पेपर्स फॉर करंट ईयर। तो आपको लास्ट ईयर पे अगर आपने प्रोसीजर्स खुद परफॉर्म किए, ऑल दोज लाइक वाउचिंग की है, एडिशंस को वेरीफाई किया है, उन सारों के वर्किंग पेपर्स आपको ओपनिंग बैलेंस के लिए सेपरेटली अटैच करने पड़ेंगे into the audit working paper file. Thank you. Next, we move to verification of material financial statements line items. These are basically many areas. In certain cases, material expenses were not verified. In certain cases, revenue was not adequately verified, or revenue was not verified at all. There was no vouching sheet, substantive test of details. कोई और procedures हमें material financial statement line items के नहीं मिले. If there is a deficiency in audit working paper file that material financial statement line items हैं जो आपकी materiality से ज़्यादा हैं, materiality से ज़्यादा होने के बावजूद they were not subject to adequate audit procedures, in that case there are chances आपकी वो file potentially unsatisfactory हो सकती है, क्योंकि those were not subject to adequate audit procedures. Whether it be revenue, whether it be material additions, whether it be material stock and trade inventory, उन पे जो required audit procedures हैं, for instance inventory है तो valuation भी आपने टेस्ट की हो, NRV भी टेस्टिंग की हो, physical count भी किया हो, so all that has to be documented. For trade receivables, either that should have been verified by confirmations or through subsequent clearance, or in case there are no there is no subsequent clearance, let's say there are no confirmations, then आपने उसकी invoice testing की हो, outstanding invoices की, so at least that those all procedures adequately उनको transaction by transaction document किया हो. That is basically required for all material financial statement line items, whether they belong to profit and loss account or whether they belong to balance sheet items. So all those procedures have to be adequately documented. Substantive audit procedures जहाँ भी required हैं, whether it be you can go for like analytical procedures, they are also part of substantive procedures. Like analytically जो भी चीजें आप verify कर सकते हैं, for instance आप salary has a potential that it can be verified through analytical procedures, जिसमें आप प्रोजेक्शन एवरेज आउट कर सकते हैं, 1 या 2 महीने की सैलरी की एवरेज ले लें, क्वार्टर की सैलरी ले लें, उसकी एवरेज लेके आप प्रोजेक्ट करें 12 मंथ्स पे, उसमें फिर आप लीवर्स जॉइनर्स का इम्पैक्ट ऐड और लेस कर रहे होंगे,
इंक्रीमेंट का कोई अगर इम्पैक्ट आया है वो लेस कर रहे होंगे, वो एडजस्ट कर रहे होंगे, एंड यू कैन अराइव एट द सैलरी, एनुअल सैलरी एक्सपेंस। तो वो आपका रीजनेबल बेसिस पे अगर इस तरह से रीजनेबली वेरीफाई हो जाता है, यू रीच अप टू एन लाइक insignificant difference, let's say 1% या 2% का variance आ रहा है, for example, so that can help you in verifying salary. Rather than going for vouching, you can go for analytical substantive procedures. In most of the cases, you have to go for expenses हैं, revenue है, इनमें generally आपको test of details पे जाना पड़ेगा, और test of details should be performed adequately. मैंने एक sheet attach की है, and I will show you, demonstrate you कि आपने ये एक just एक sample है कि आपने अगर आपने टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म किए हैं तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को आपने डॉक्यूमेंट कैसे करना है। कोई भी अकाउंट हेड है, लेट्स से रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, वो आप टॉप पे लिखेंगे, कंपनी का नाम टॉप पे मेंशन करेंगे, रिव्यूअर जो परफॉर्म कर रहा है उसका नाम राइट पे, जनरली रिव्यूअर कह रहा हूँ मैं, जो ऑडिट टीम मेंबर है जो ये परफॉर्म कर रहा है, जो ये वर्किंग पेपर मेक कर रहा है, तो बना रहा है, तो उसके इनिशियल्स होंगे, और रिव्यूड बाय के भी इनिशियल्स होंगे। तो डेट, वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर कौन सी है, पार्टी या कस्टमर नेम है अगर आपका रेवेन्यू है, और क्रेडिटर या वेंडर नेम है अगर आपका पेबल की या परचेज की ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है। ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन, what has been purchased, from what has been purchased, at what rate has been purchased, किस क्वांटिटी में परचेज किया है, आइडियली ऑल ऑफ दोज शुड मे प्लीज बी डॉक्यूमेंटेड, अमाउंट आपने मेंशन करनी। देन फिर हमने ये कुछ टिक्स प्लेस किए हैं, उन टिक्स को नीचे सीरियाटम वाइज एक्सप्लेन किया है। For one, verified that the transaction was duly authorized, approved थी, transaction was recorded in correct accounting period, आपने कट ऑफ वेरीफाई कर लिया। Verified that transaction has been recorded with under appropriate general ledger, party ledger, financial statement classification, applicable अगर sales tax law या regulation था, withholding income tax था, so that has been adequately deducted। अच्छा, transaction को भी it has been traced, payment has been traced from bank statement, receipts has been traced from bank statement, या अगर कैश है तो कैश बुक से ट्रेस किया गया है पेमेंट को अकॉर्डिंगली। फॉर अक्रूड या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, इट हैज बीन वेरीफाइड कि ट्रांजैक्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने उसको एटलीस्ट वेरीफाई कर लिया है। ट्रांजैक्शन अपीयर्स रीजनेबल कंसिडरिंग एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशन, ये आपको याद होगा ऑडिटर सपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में वी स्पेसिफिकली ऑडिटर हैज टू स्टेट दैट द ट्रांजैक्शन रिलेट्स टू द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। So adequate supporting documentation has been duly maintained to support occurrence, accuracy, validity of the transaction amount और particulars underlying document से support हो रहे हैं, duly support हो रहे हैं। Mathematical accuracy ठीक है, और transaction has been processed in accordance with entities, policies and procedures to be approved, policies and procedures entity के SOP हैं, उसके accordingly ये transaction accordingly record हुई है, approve हुई है और conduct हुई है, carried out हुई है। So this is a sample working paper that may be used, आप use कर सकते हैं इसको, you can improve it, that is suggested। Now we come to verification of receivables and payable balances। So in certain cases we have noted that external confirmations were circulated for receivable and payable balances, but external confirmations were not responded. So when they were not responded, no alternate audit procedures were performed to obtain sufficient appropriate audit evidence. Please consider that auditor's objective is to obtain sufficient appropriate audit evidence. Now, just sending out external confirmation does not serve the purpose, and auditor has to obtain audit evidence. In case where subsequent settlement or subsequent receipt was used as primary audit procedures, no further अगर आपने subsequent receipt या subsequent settlement को audit procedure primary consider किया है, अगर वहां पे partial receipt या partial settlement हुई है, so remaining amount of that same party or customer, vendor या customer has to be verified through alternate procedures। Let's say आपका outstanding balance Mr. A का 1 million है, उसमें से 500,000 सेटल हो गया। अच्छा, अब 500,000 सेटलमेंट आपको इस पे एश्योरेंस दे देता है कि मिस्टर ए की पार्टी ठीक है, मिस्टर ए डज एग्जिस्ट,
लेकिन आपको पूरे 1 मिलियन में से एग्जिस्टेंस पे एश्योरेंस आ रही है, वैल्यूएशन पे नहीं आ रही। तो वैल्यूएशन की एश्योरेंस के लिए आप रिमेनिंग 500,000 को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से वेरीफाई करेंगे। नंबर 1, यू कैन गो टू दैट, अगर रेवेन्यू है तो रिलेटेड इनवॉइस पे जा सकते हैं और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिमेनिंग 500,000 को वेरीफाई करें। अगर पेबल है तो अगेन परचेज है, तो परचेजेस के केस में भी रिमेनिंग 500,000 को आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करें। देन ओनली इन दैट, देन आपका जो सैंपल आइटम है वो सैंपल आइटम वेरीफाई होगा। और अकॉर्डिंगली आपने जो भी सैंपल सिलेक्ट किया है फॉर रिसीवेबल, पेबल और एनी अदर लाइन आइटम, दैट सैंपल हैज टू बी वेरीफाइड कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू ISA 530। तो जब तक आपका कंप्लीट सैंपल वेरीफाई नहीं होगा, यू कैन नॉट अप्लाई रिजल्ट्स ऑफ दैट सैंपल टू द पॉपुलेशन, राइट? और आपकी एडिक्वेट और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं होता रिगार्डिंग दैट पॉपुलेशन। अब सजेस्टेड सोल्यूशन, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, wherever confirmations were not responded, whether payable या receivable, so आपने subsequent clearance को देखना है। अगर वो भी नहीं है या partial है तो remaining amount को kindly invoice testing के थ्रू verify कीजिए, ठीक है? और any other appropriate means if that comes to your mind, like कि किसी और तरीके से verify हो सकता है। बहरहाल जो मैंने suggest किया वो ये कि आप इनवॉइस टेस्टिंग या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जाएं और उसको रिमेनिंग अमाउंट को वेरीफाई करें। Audit sampling, that's another critical area. In certain circumstances, it was noted that sample selected for verification of revenue and expense transaction was quite a small sample size. Like सिर्फ 1% या 2% transactions जो हैं उनकी वाउचिंग कर दी। अब 2% से आप you cannot draw a conclusion that is reasonable for the whole population. Sample has to be sufficient. In the absence of test of controls or substantive analytical, या तो आप इस 1 या 2% को further किसी test of controls या analytical से corroborate कर रहे हो, further audit evidence obtain कर रहे हो to other audit procedures. Only in that case sample size आपका support कर सकता है for reasonable audit conclusion. लेकिन अगर आपका सैंपल साइज सिर्फ आइसोलेशन में 1 या 2% या मे बी 5% अगर आपने लिया हुआ है, 5% ऑफ टोटल लाइक पॉपुलेशन, उस 5% के साथ अगर एडिशनल कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं है तो दैट सैंपल साइज इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट कंक्लूजन ऑन एंटायर पॉपुलेशन इन अकॉर्डेंस विद ISA 530 पैरा 7। अब सजेस्टेड सोल्यूशन ये है कि ऑडिट सैंपल आप should be designed to provide reasonable basis for drawing conclusion about the population. So reasonable percentage आप assume कीजिए और sample size की sufficient transaction हो so that you can maybe 30%, 25%, 30%, 35%, that is the auditor's call. But लेकिन 1, 2 या 5% would be difficult to like apply to the whole population and justify in accordance with ISA 530. In determining sample size, ISA 530 gives the guidance that auditors should consider factors such as assessed risk of material misstatement, उस population पे कितना है, उस line item पे financial statement पे क्या assessed risk of material misstatement है, characteristics of population क्या है, expected misstatement क्या expectation है auditor की regarding that misstatement, and the reliance placed on other audit procedures, critical. So if there are no other audit procedures, then the only audit evidence is the samples that you are verifying, so then sample size should be sufficient. For where test of controls or substantive analytical procedures are not performed, sufficient representative sample should be selected. Already I've mentioned. Basis of sample selection, sample size determination, conclusions from the testing should be adequately documented in the audit file. So that these are the procedures like audit sampling, and definitely your population, your sample, आपने जिस basis पे sample draw किया है, जो basis use की हैं for sample size determining, all of those may please be documented on your substantive test of detail sheet कि किस basis पे हम sampling करेंगे और इस population पे हमने क्या sampling basis use की हैं, let's say number of transaction, फिर sampling की technique कौन सी use की है, that should also be documented in accordance with
ISA 530 आपने सैम्पलिंग यूज की है, स्टैटिस्टिकल यूज की है, जो भी बेसिस ऑफ सैम्पलिंग है, कोई ब्लॉक सैम्पलिंग है, कोई और बेसिस हैं, जो बेसिस अलाउड इन ISA 530 हैं, only those should be used and those should be adequately documented in working paper. With this, I come to end of my part, and now my colleague Hassan Ali, Senior Manager Practice Review, will carry on from here. Thank you very much. You may please put up your questions in the Q&A box, and we will take up once the presentation ends. Thank you very much. Thank you, Sir Bilal. Most of the significant observations have been discussed by Sir Bilal. For the rest of the observations, I will brief. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे हमें आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे हमें ऑडिटर ने ऑडिट अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो मैनेजमेंट से नहीं ऑब्टेन किया और अकॉर्डिंगली उसको फाइल में नहीं लगाया. Management representation letter is a quite important document where management asserts that they have taken the responsibility for the preparation of the financial statements and provided all data and access to the auditors. Different representations जो हैं वो ISA 580 रिक्वायर करता है. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट इतना सिग्निफिकेंट है कि ISA 580 पैरा 20 ये रिक्वायर करता है कि अगर मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन नहीं करके देती तो आप इसको एक स्कोप लिमिटेशन कंसीडर कर सकते हैं. अच्छा, इन दैट केस ऑडिटर को ये रिक्वायर कहा गया है कि ऑडिटर इन केस स्कोप लिमिटेशन ऑडिटर को डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन भी देने का कंसीडरेशन उसमें हो सकती है कि अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर अवेलेबल नहीं है. तो में सजेस्टेड सोल्यूशन में यही है कि ISA 580 के अंदर इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके अंदर एक अपेंडिक्स है जहां पे रिप्रेजेंटेशन जो रिक्वायर्ड हैं वो मेंशन्ड हैं. तो ये इंश्योर किया जाए कि ऑडिटर जो भी ऑडिट को कंक्लूड करे वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ऑब्टेन करे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि इट शुड बी इट्स डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के बाद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके कोशिश करनी चाहिए कि जो डेट ऑफ रिपोर्ट है उसी डेट पे ही रिप्रेजेंटेशन लेटर ले लिया जाए, नहीं तो एज नियर एज पॉसिबल ये होना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट एरिया कैश एंड बैंक का है. एक नॉर्मली कैश एंड बैंक को हम जो है कैश एंड बैंक को हम बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर रहे होते हैं या हम एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं. ऐसे इंस्टेंसेस हमें आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पे बैंक इन्फॉर्मेशन ली गई या बैंक स्टेटमेंट फाइल के अंदर अवेलेबल थी, लेकिन जो बैलेंस कैश एंड बैंक एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो मिसमैच कर रहा था बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या कंफर्मेशन. उसमें दो तरह की सूरत हाल थी. आइदर बैंक रिकंसिलिएशन अटैच ही नहीं की गई थी और डिफरेंसेस मटेरियल थे. बैंक रिकंसिलिएशन एक रिक्वायरमेंट है जो कि उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए फाइल के अंदर. अच्छा, अगर जहां बैंक रिकंसिलिएशन अगर अटैच भी कर दी गई तो बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर जो मेजर मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स थे उसकी सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन परफॉर्म की. दैट्स आल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर कि आपके जो रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं आप उनकी एक सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन फॉर एडिक्वेसी ऑफ रिकंसिलिएशन जरूर परफॉर्म करें, ताकि इस बात की श्योरिटी ली जा सके कि जो रिकंसिलिएशन जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया क्या वो एक्यूरेट है भी सही कि नहीं. अच्छा, कैश इन हैंड के लिए जो हमें नॉर्मल प्रैक्टिस नजर आती है, जो फाइल के अंदर वर्किंग पेपर लगा हुआ होता है, वो एक मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर अटैच करके फाइल में लगा लेते हैं. अच्छा, अब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कुड बी एन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. इसमें ISA 580 रिक्वायर करता है कि आप किसी भी चीज पे मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल कैश इन हैंड आइटम है तो वो एक प्राइमरी एविडेंस मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी कंसीडर नहीं हो सकता. ISA 580 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन डू नॉट कंस्टिट्यूट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन रिगार्डिंग एनी मैटर विद विच दे डील. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एक कोरबोरेटिव एविडेंस के तौर पर तो दिया जा सकता है, लेकिन एक प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर नहीं हो सकता.
तो कैश इन हैंड के लिए एक सजेशन हमारी तरफ से ये है कि कैश इन हैंड के लिए आपकी तरफ से एक प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म कीजिए एट ईयर एंड, और उसका एक एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन फाइल के अंदर अटैच कीजिए। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन को एज ए कोऑपरेटिव ऑडिट एविडेंस के तौर पे यूज किया जाए और उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कंसीडर किया जा सकता फॉर अ प्राइमरी ऑडिट एविडेंस। अच्छा, स्टॉक इन ट्रेड एक वेरी क्रिटिकल एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि नॉर्मली एक मटेरियल भी होता है और बाजू का उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आपके करंट एसेट्स को कवर कर रहा होता है, तो उसका इम्पैक्ट बाजू का परवेजी भी होता है। अच्छा, मैनी इंस्टेंसेस में हमें फाइल के अंदर कोई ऑडिट एविडेंस बाज़-औक़ात नहीं मिल रहा होता है कि ऑडिटर ने स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन पर या उसकी वैल्यूएशन पे कोई ऑडिट वर्क परफॉर्म किया। जो नॉर्मली हमें नजर आता है कि इन्वेंट्री लिस्टिंग फाइल के अंदर लगा दी जाती है, जो एक मैनेजमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। आइजा 501 स्पेसिफिकली प्रोसीजर रिक्वायर करता है ऑडिटर से कि ऑडिटर ने उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन पे प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं और उसकी वैल्यूएशन पे परफॉर्म करने हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन जो है उसमें आप उसकी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप वहां पर उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन में जस्ट काउंटिंग नहीं आप परफॉर्म करेंगे, बल्कि आप उसकी कंडीशंस को भी देखेंगे कि क्या इन्वेंट्री की कंडीशंस भी सही में हैं, कहीं वो इम्पेयर्ड तो नहीं हुई। अगर कोई पेरिशेबल आइटम्स हैं या लिमिटेड शेल्फ लाइफ वाले आइटम्स हैं, जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उनके कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिसिन की एक्सपायरी डेट्स जो हैं वो आ गई हैं और मेडिसिन एक्सपायर्ड हैं जो कि वो स्टॉक काउंट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे भी हमें सर्कमस्टांसेस आइडेंटिफाई हुए हैं कि कंपनी ग्रॉस लॉसेस के अंदर जा रही थी और ऑडिटर ने उसकी एनआरवी टेस्टिंग के ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ। अगर एंटिटी के ग्रॉस लॉसेस हैं तो एक अपेरेंट इंडिकेशन है कि एंटिटी की जो इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू है शायद वो काफ़ी डिक्लाइन कर गई है और वो उसको अप्रोप्रिएटली एक मार्केट रेट पे नहीं सेल कर पा रहे, जिस उस कॉस्ट पे जिस पे लिया था उससे बिलो उसे सेल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्रॉस लॉसेस। तो एनआरवी टेस्टिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर है। इसमें सजेस्टेड यही है कि आप फिजिकली इन्वेंट्री काउंट्स करें, उसके सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस जो हैं वो ऑब्टेन करके अपनी ऑडिट फाइल में डॉक्यूमेंट करें जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं। इन्वेंट्री की कंडीशन पे आप जरूर डॉक्यूमेंट करें कि आपने उसको वेरीफाई किया कि इन्वेंट्री इम्पेयर्ड नहीं थी। अपने रेलेवेंट प्रोसीजर और जो कंक्लूड आपका है उसको आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंटेन करें। अच्छा, वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्री की बेसिकली वैल्यूएशन दो तरह से होगी। एक सबसे पहले तो ये कि इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कंप्यूट की गई, आइदर फाइको मेथड अडॉप्ट किया गया है या वेटेड एवरेज अडॉप्ट किया गया है। दोनों अगर में से जो भी अडॉप्ट किया गया है, ऑडिटर ने उसकी कैलकुलेशन एक जरूर चेक करनी है। सैंपल जो भी ऑडिटर का होगा, जो आइटम तो सिलेक्ट करेंगे उसकी कॉस्टिंग को अप्रोप्रिएटली चेक किया जाए। देन फिर वो जब कॉस्ट एडुकेटली अगर कंप्यूट की हुई है तो क्या वो एनआरवी लोअर कॉस्ट तो एनआरवी पे रिकॉर्ड हुई भी है, कहीं उसमें अगर कोई स्लो मूविंग इन्वेंट्री है या इम्पेयर्ड स्टॉक है तो उसकी क्या एडिक्वेट प्रोविजंस रिकॉर्ड कर ली गई हैं। और इन द एंड फिर ऑडिटर अपना जो भी इस पे आपका कंक्लूड होगा आप उसको जरूर डॉक्यूमेंट करें फाइल के अंदर। ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ही डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि ऑडिटर ने क्या वर्क परफॉर्म किया है। तो इनके लिए जितनी जो भी चीजें आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करें उनको डॉक्यूमेंट जरूर करें, अपना कंक्लूड जरूर लिखें, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करें रेलेवेंट वर्किंग पेपर से कि आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपका सैंपल सिलेक्टेड था, उस पर आपने वैल्यूएशन भी चेक कर ली, उसकी फिजिकल भी चेक कर लिया और आपने उसका एनआरवी भी टेस्ट कर ली। चेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नॉर्मली हमारी रिकॉर्ड हुई भी होती है। इसमें हमें अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि जब फाइल रिव्यू की गई तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के ऊपर ऑडिटर का कोई एडुकेट वर्क परफॉर्म नहीं हुआ था। इस पे ना ही कोई ऑडिटर की तरफ से कोई कंप्यूटेशन, कोई कैलकुलेशन ऑफ टैक्स रिकॉग्नाइज अवेलेबल थी जिससे ये डिमॉन्स्ट्रेट हो सके कि ऑडिटर ने क्या ये चीज चेक की कि जो इनकम टैक्स की प्रोविजन रिकॉर्ड की गई है वो क्या करेक्टली एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट की भी गई है कि नहीं की गई। अच्छा, बहुत से इंस्टेंसेस में ऐसा आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मल्टीपल सेक्शंस हैं जहां पे मिनिमम टैक्स आपका एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे सेक्शन 148 है, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ लिस्ट हमने किए हुए हैं। सेक्शन 148 है, 153 है, 154 है, 113 है, 233 है। देयर माइट बी सम अदर सेक्शन, लेकिन जो रेलिवेंट एप्लीकेबल सेक्शंस हैं ऑडिटर ने ये चीज इंश्योर करनी है कि क्या मिनिमम टैक्स का सेक्शन तो नहीं एक्टिव हो रहा।
बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप टैक्स की प्रोविजन कंप्यूट करें, सिंपल कॉर्पोरेट टैक्स 29% कंप्यूट किया, लेकिन जो 148 सेक्शन था उसके अंदर आपकी कंपनी का टैक्स मिनिमम टैक्स था और वो टैक्स हायर था, तो दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज इनकम टैक्स प्रोविजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन जो टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स पे रिकॉर्ड हो गया, उसकी बेसिस पे हुआ यह कि जो इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो मटीरियली अंडरस्टेट हो गया, या बाज़ औक़ात टर्नओवर टैक्स नहीं कंसीडर किया गया, 1.25% ऑफ रेवेन्यू और मिनिमम टैक्स को इसको इग्नोर कर दिया गया, या बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि एसीटी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया कि 17% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट जो टैक्स बनता था वो हायर ऑफ ऑल था और उसको रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑडिटर की तरफ से उस पर कोई प्रोसीजर परफॉर्म ना होने की वजह से वो स्किप हो गया और उसका इम्पैक्ट जो है बाज़ औक़ात इन मैनी केसेस वाज अ मटीरियल, और वो एक अकॉर्डिंगली एक मटीरियल मिसस्टेटमेंट होगी इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अक्सर नजर आता है कि सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाज एप्लीकेबल। एक सर्टेन क्राइटेरिया वहां पे दिया हुआ है इनकम का कि अगर आपकी इनकम फॉर द ईयर उस लिमिट को टच कर जाएगी तो आप पे सुपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इट वाज नोटेड दैट कि सुपर टैक्स जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर हो गया। तो इन चीजों को ऑडिटर ने जरूर कंसीडर करना है। इनकम टैक्स प्रोविजंस बेसिकली एक टैक्स की कंप्लायंसेस हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की, और ऑडिटर बाउंड है बाय आइजा 250 कि उसने तमाम एप्लीकेबल लॉज की कंप्लायंसेस चेक करनी है, और अगर इम्पैक्ट मटीरियल है तो उस पर उसने ये चीज चेक करनी है कि उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिटर अगर करेक्शन नहीं की तो उसमें ऑडिटर रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसमें सजेस्टेड सोल्यूशन में ये है कि ऑडिटर को क्लाइंट से अपने जिनका वो ऑडिट कर रहे हैं प्रॉपर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस लेनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट परफॉर्म करें करंट टैक्स प्रोविजन की कि क्या करंट टैक्स प्रोविजन सही से कंप्यूट हुआ है, उसमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सही से इनकॉर्पोरेट हुए हैं, एक प्रॉपर वर्किंग जो है वो जो क्लाइंट से दी जाएगी उससे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें और उसका कंक्लूड अपने पास वर्किंग पेपर में डॉक्यूमेंट करें, और उस वर्किंग को भी जो आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रही है उसको आप अपनी फाइल में जरूर एक एविडेंस के तौर पे लगाएं कि ये जो कंप्यूटेशन जो की गई है टैक्स एक्सपेंस की जिस बेस पे प्रोविजन रिकॉर्ड की गई है वो एक्यूरेट है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स आप जरूर परफॉर्म करें टू एवेलुएट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिनिमम टैक्स प्रोविजन सच एज टर्नओवर टैक्स, अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स एंड एनी अदर टैक्स दैट फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ मिनिमम टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, कि अगर उस पर मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल है तो क्या वो मिनिमम टैक्स जो है वो कंसिडरेशन में लिया गया है और एडिक्वेटली अकाउंट फॉर हो गया हुआ है। एंड इन द लास्ट सुपर टैक्स को जरूर कंसीडर किया जाए, अगर सुपर टैक्स उस कंपनी पे एप्लीकेबल होता है और उसकी इनकम अगर रेलेवेंट थ्रेशोल्ड को मीट कर रही है तो उसकी एडिक्वेट प्रोविजन जो हैं वो अकाउंट फॉर होनी चाहिए। अच्छा, अनदर लॉ कंप्लायंस विच पर्टेन टू सेल टैक्स कंप्लायंस, sale tax, there is federal sale tax and each province has its own sale tax laws जो ऑडिटर ने इंश्योर करने हैं कि रेलिवेंट जो सेल टैक्स की प्रोविजन हैं जो रेलिवेंट लॉ लगता है आइदर प्रोविंशियल और फेडरल, क्या वो एक्यूरेटली अकाउंट फॉर हो गया है। मैनी इंस्टेंसेस हमें ये चीजें नजर आई कि ऑडिटर की तरफ से कोई ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन किया गया या नहीं कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया टू इंश्योर दैट कंप्लायंस विद एप्लीकेबल सेल टैक्स लॉज, और उस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हमें अक्सर ऐसा नजर आता है कि सेल टैक्स नहीं अकाउंट फॉर हुआ, कहीं पे भी सेल टैक्स प्रेजेंट नहीं हो रहा और ना ही ऑडिटर्स की तरफ से कोई प्रोसीजर परफॉर्म किया गया कि रेलिवेंट सेल टैक्स जो है वो अकाउंट फॉर होना चाहिए। अच्छा, सेल टैक्स प्रोविजंस जो हैं वो नॉर्मली हमारी जो सेल टैक्स है वो एप्लीकेबल रेवेन्यू पे होता है तो वो डेफिनेटली एक मटेरियल अमाउंट बन जाती है। आइदर वो अगर फेडरल का हम देखें तो वो एक सर्टेन परसेंटेज है, प्रोविंशियल में अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड करें तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल टैक्स बन जाती है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं है तो आइजा 250 के मुताबिक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेगा, और अगर वो मटीरियल है तो उसने उसमें आइजा 705 के मुताबिक अपनी रिपोर्ट पे उसका इम्पैक्ट देखना है। इसका सोल्यूशन यही है कि ऑडिटर शुड असेस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉज टू द एंटिटी, और अपनी एक वेरिफिकेशन परफॉर्म करें कि सेल टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हैव बीन एप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें टू एविडेंस द प्रोसीजर परफॉर्म, और जो फाइंडिंग आइडेंटिफाई हुई हैं और जो कंक्लूजन्स ऑडिटर ने रीच किए हैं रिकॉर्डिंग सेल टैक्स कंप्लायंस उसको एडिक्वेटली आपने अपनी फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट करना है। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इट्स
मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, मतलब इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इट्स अ फेडरल लॉ। पहले ये फेडरल लॉ हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर ईच प्रोविंस के लिए एक सेपरेट लॉ इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ फेडरल लॉ इज आल्सो एप्लीकेबल, विच इज एप्लीकेबल फॉर द कंपनीज विच आर हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन इस्लामाबाद, while the provincial status laws are applicable for each province for the companies that have their registered office in those provinces। ऑडिटर ने ये इंश्योर करना है, क्योंकि ये भी एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर 250 के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी कंप्लायंस भी ऑडिटर चेक करेगा, और अगर ये नॉन कंप्लायंट है तो इसका इम्पैक्ट फिर ऑडिटर रिपोर्ट पे देखा जाएगा कंसीडरिंग मेटीरियलिटी अंडर आर्टिकल 705। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का अपना एक लॉ है, मतलब ईच प्रोविंस का। फेडरल के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, ईच प्रोविंस के जो लॉ के अंदर थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। ये बेसिकली एप्लीकेबल हो रहा होता है इंडस्ट्रियल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट पर, और अगर एंटिटी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट दोनों में से किसी की एक की डेफिनेशन को मीट करती है तो देन देयर इज अ सेकंड क्राइटेरिया विच बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर वो दोनों क्राइटेरिया मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशंस को मीट किया जा रहा है तो कंपनी पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एप्लीकेबल हो गए हैं। अच्छा, ईच प्रोविंसेस हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। अगर लेट्स सपोज अगर मैं पंजाब की रिक्वायरमेंट के देखूं तो पंजाब में मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फॉर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर 20, while फॉर द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट आर 49। अगर किसी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के 20 एम्प्लॉयज हैं और या अगर वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है उसके 49 एम्प्लॉयज हैं तो उन पे ये बाउंड है कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को पे करेंगे। अगर मैं सिंध में देखूं तो वहाँ रिक्वायरमेंट थोड़ी सी जो है वो उसमें क्राइटेरिया में डिफरेंस है। वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट को जो है वो 10 है। अगर आपके 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो आप पे रिटायरमेंट बेनिफिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब एम्प्लॉयज की बात जहाँ आती है तो वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स को जो गवर्न करते हैं कि जो एम्प्लॉय मोर देन 6 मंथ किसी भी एंटिटी के अंदर वर्क करेगा वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एलिजिबल है। नो, इट्स डिपेंड्स कि अगर आपने किसी एंटिटी में अगर कोई एम्प्लॉय रखा है, आइदर इट्स अ परमानेंट एम्प्लॉय और इट्स अ टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल व्हाटसोएवर, if an employee has completed a service period of more than 6 months then it's eligible for retirement benefits। तो ऑडिटर ने इंश्योर करना है कि क्या उसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अच्छा, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है कि अगर मोर देन 6 मंथ किसी ने भी एम्प्लॉय ने अगर काम कर लिया है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैटेगरी, आइदर इट्स परमानेंट और टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल, देन ही इज इंटाइटल्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सजेस्टिव सोल्यूशन यही है, हम ऑडिटर को या आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इंश्योर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज हुए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप के ऊपर जो एंटिटी है वो किस लॉ के अंदर फॉल करती है, आइदर इट्स अ फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ। रेडमेड लॉ की आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशंस को देखिए, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का थ्रेशोल्ड देखें, अगर वो मीट करता है तो उस पर जो है वो आप इंश्योर करें कि लाइबिलिटी अकाउंट फॉर हुई भी है। अगर नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट की लाइबिलिटी अकाउंट फॉर हुई भी तो फिर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि अगर उसका इम्पैक्ट ऑडिटर समझता है कि वो उसकी मटेरियलिटी से एक्सीड करता है, देन एज पर आर्टिकल 705 ही हैज टू कंसीडर मॉडिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट एरिया इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन। अच्छा, स्मॉल मीडियम साइज कंपनी में इट्स कॉमन कि हमारी कंपनी जो जितनी भी पाकिस्तान में है नॉर्मली होता है ऐसा है कि रिलेटेड पार्टी लोन एग्जिस्ट करते हैं और रिलेटेड पार्टीज लोन प्रोवाइड करती हैं और उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और नॉर्मली वो लोन लॉन्ग टर्म होते हैं, वो कंपनी के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए दिए जा रहे होते हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा होता और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो रहे होते हैं। लेकिन आइदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर IFRS or IFRS for SMEs or AFRS for SECs. These three accounting frameworks are applicable in Pakistan. According to all these three frameworks, these loans should have been recognized at amortized cost. इनको एक्यूरेटली amortized cost पे रिकॉर्ड होना होगा, इसको आप फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसका सजेस्टिव सोल्यूशन ये है कि ऑडिटर इंश्योर करे कि एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर वो लोन रिकॉर्ड हुआ है। एमोटाइज कॉस्ट के लिए एक जो ये तीनों ही फ्रेमवर्क अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एक ही मेथड आपको बताते हैं कि आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज करेंगे, लोन को उसकी यूजफुल लाइफ पे डिस्काउंट करेंगे। अगर यूजफुल लाइफ डिटरमिन मतलब यूजफुल लाइफ उसका जो एक टेन्योर है, अगर कोई टेन्योर एग्रीड नहीं है उसका
उस लोन का, तो आप मैनेजमेंट से एक एस्टीमेट लेंगे कि वो उसको कितने अरसे में पे ऑफ करने का उनका एक एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम है। क्योंकि वो नॉन करंट रिकॉग्नाइज हुआ हुआ है, तो इट मींस अपेरेंट है कि वो एटलीस्ट विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स को पेएबल होना नहीं है। तो मोर देन 1 ईयर वो कंपनी के पास रहेगा, उसका एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होगा, उसका टेन्योर होगा, उस पर उसको डिस्काउंट होना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मली जो कंपनीज अगर वो लोन किसी बैंक से लेंगी तो मार्केट में जो रेट चल रहा होगा वो वही होगा। और नॉर्मली पाकिस्तान में जो चल रहा होता है वो काइबर होता है, उस पर बैंक 1 to 2% स्प्रेड अपना ले रहे होते हैं। तो उस इंटरेस्ट रेट को कंसीडर करते हुए इसकी हमने इसकी जो एक टेन्योर है उस पर उसको डिस्काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंगली अकाउंट फॉर करना है अपनी फाइनेंशियल्स में। अगर वो रिलेटेड पार्टी से है तो दोनों का डिफरेंस जो है हम उसको इक्विटी में अकाउंट फॉर कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको पीएलएन में लेके जा सकते हैं। ये अकॉर्डिंगली आपका जो लोन है इसको आपने रिकॉग्नाइज करना है। अच्छा, द लास्ट ऑब्जर्वेशन व्हिच परटेन्स टू राइट ऑफ यूज एसेट्स एंड लीज लायबिलिटीज अंडर IFRS 16। अच्छा, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फुल IFRS पे प्रिपेयर हुई हैं और एक्चुअली ने लीज पे कोई ना कोई चीज या लीज ट्रांजैक्शन या लीज अरेंजमेंट में इन्वॉल्व है, और वो लीज जो है वो शॉर्ट टर्म या लो वैल्यू एसेट लीज की एग्जेम्पशन जो IFRS 16 में दी गई हैं उसको मीट नहीं करती। लेकिन डिस्पाइट दिस, नो राइट टू यूज एसेट और कॉरस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटीज वाज रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टेड लीज पेमेंट्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। जो लीज की पेमेंट की गई उनको प्रॉफिट लॉस में एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया गया, बजाय इसके कि एक राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड किया जाता, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की जाती, और जो उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन लीज की वजह से आ रहा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें बाज़ों का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि बाज लीजेज ऐसी भी होती हैं कि बाज़ों का बिल्डिंग लीज पे ली हुई है जिसमें कंपनी की पूरी फैक्ट्री या पूरा ऑफिस चल रहा है जो 10 साल के एक टेन्योर के लिए ली गई है, उसका इम्पैक्ट बाज़ों का अगर हम उसको राइट टू यूज एसेट रिकॉर्ड करें या उसकी लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करें तो क्वाइट सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल हो रहा होता है। इसमें सजेस्टेड सोल्यूशन जो हम सजेस्ट करते हैं कि जो लीजेस दैट डू नॉट क्वालिफाई फॉर शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू एग्जाम्पशन, ऑडिटर ने राइट टू यूज एसेट और लीज लायबिलिटी को इंश्योर करना है कि वो एक्यूरेटली मेजर्ड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर IFRS 16। लीज लायबिलिटीज को इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो फ्यूचर लीज पेमेंट्स हैं, जितनी भी रेंटल की पेमेंट्स हैं, उनको डिस्काउंट किया जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू पे लाया जाएगा। उस प्रेजेंट वैल्यू पे लीज लायबिलिटी इनिशियली रिकॉग्नाइज होगी और राइट टू यूज एसेट रिकॉग्नाइज होगा। अकॉर्डिंगली फिर लीज लायबिलिटी पे एक अनवाइंडिंग इंटरेस्ट रेट होगा और वो इंटरेस्ट जो होगा वो एक्सपेंस जा रहा होगा PL के अंदर, और जो राइट टू यूज एसेट होगा वो एडुकेटली वो अपनी यूजफुल लाइफ, अगर वो उसके पास बायबैक का ऑप्शन है, और अगर यूजफुल लाइफ बायबैक का ऑप्शन नहीं है लीज के बाद उसको, तो वो उसको उसके लीज के टेन्योर के ऊपर डेप्रिशिएट किया जा रहा होगा। इन सारी चीजों को ऑडिटर इंश्योर करेगा कि ऑडिटर जो है उसने इसे एक्यूरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर हुआ है। उसके बाद वी रिक्वेस्ट कि आप अपने जो प्रोसीजर्स आपने जो परफॉर्म किए हैं, जो आपने लीज कॉन्ट्रैक्ट्स देखी हैं, लीज टर्म्स देखी हैं, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, उसकी कैलकुलेशन, राइट टू यूज एसेट, उसकी मेजरमेंट, इन सब को ऑडिट प्रोसीजर्स और ये डॉक्यूमेंटेशन आप एडिक्वेटली फाइल के अंदर आप इसको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, ये हमारी तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो कि हमने नोट की और उस पर हमने आपको एक प्रेजेंटेशन दी। ये सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन हमने आइडेंटिफाई की हैं। ये वो ऑब्जर्वेशन है जिनका इम्पैक्ट हमने जो देखा वो मटेरियल था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लाइन आइटम्स पे। दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम अस फॉर द प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस हम लेंगे और उसके फिर हम आपके जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप Q&A सेक्शन के अंदर वहाँ पे आप पुट ऑन कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे क्वेश्चंस को पे आंसर्स करें और जो गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करें। हमारा ऑनेस्टली हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करें, और वो इसी तरह कर सकते हैं कि हमने आपके सामने ये अपनी मेजर ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट की, उसमें हमने आपको सजेस्टेड सॉल्यूशंस दिए, और डिस्पाइट दिस अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हम उनको टू द बेस्ट लेवल ऑफ योर सेटिस्फैक्शन हम उनको एड्रेस करें। थैंक यू। थैंक यू हसन। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने चैट बॉक्स में एक ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया है, सो इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज जो आज नहीं बाद में भी किसी इश्यूज के लिए, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस एट PR practice review, pr@icap.org.pk. So now we take up your questions one by one. अच्छा, first is
If a company becomes a large size company during the current year, can a non-QCR rated audit firm perform the audit for the first year in which the company qualifies as a large size entity? अच्छा, अगर जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि क्राइटेरिया ये है कि लास्ट 2 जो ईयर्स हैं आपके प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर उसका रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है लेट्स से 800 मिलियन से, पेड अप कैपिटल होगा तो वो तो डेफिनेटली जाहिर है एक दफा इंक्रीज कर दिया तो डिक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन रेवेन्यू तो इंक्रीज कर गया तो जनरली वो डिक्रीज भी कर सकता है, राइट? सो अगर उसका रेवेन्यू प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव ईयर से 800 मिलियन से एक्सीड कर गया है, करंट ईयर में मोस्ट लाइकली जाहिर है कि उसका रेवेन्यू 800 मिलियन से एक्सीड जनरली करेगा, तो पोटेंशियली वो लार्ज साइज कंपनी बन जाएगी, अनलेस कि आपको सिग्निफिकेंट एविडेंस अवेलेबल है कि जी नहीं इसका इस साल रेवेन्यू कम है, ड्रॉप हो गया, 800 मिलियन से नीचे चला जाएगा, तो फिर तो चले वो शायद लार्ज साइज के लिए क्वालिफाई ना करे। लेकिन अगर प्रीवियस 2 कंसेक्यूटिव ईयर से वो क्वालिफाई कर रही है तो थर्ड ईयर में डेफिनेटली वो लार्ज साइज कंपनी होगी और नॉन QCR रेटेड फर्म उसको ऑडिट नहीं कर सकती। प्लीज। Second question, some companies do not provide gratuity benefits to employee despite a statutory requirement to do so. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। देखिए, एक पोटेंशियल सोल्यूशन तो ये भी हो सकता है कि मसलन कंपनी अगर ग्रेचुटी नहीं दे रही या नहीं देना चाहती तो फिर देन एम्प्लॉयज शुड बी ऑन अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, कि वो फिर वर्कमैन की जो डेफिनेशन है एज पर लॉ उसको 6 मंथ्स के क्राइटेरिया को फिर मीट ना कर रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ओनली दोज पीपल who are on basically on a short term contract for less than 6 months can then डेली वेजेस हो सकते हैं या लेस देन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने का 4 महीने का, ओनली दैट कैन क्वालिफाई कि जी वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आए और उनके केस में ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई 6 मंथ्स या मोर के कॉन्ट्रैक्ट पे है, बात केसेस में एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट तो फर्स्ट ईयर का भी फिर क्वालिफाई कर जाता है वर्कमैन की डेफिनेशन में, एंड अकॉर्डिंगली इट रिक्वायर्स ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है एज पर लॉ। अच्छा, ऑडिटर ने इसको ये इवेल्युएट करना है कि जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज हैं जो वर्कमैन की डेफिनेशन में आते हैं उन तमाम के केस में क्या ग्रेचुटी अकाउंट पर हुई हुई है, और अगर या प्रोविडेंट फंड, और अगर अकाउंट पर नहीं हुआ हुआ तो क्या उसका इम्पैक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ऑफ एलिजिबल पर्सन क्या इम्पैक्ट मटेरियल है। अगर वो इम्पैक्ट मटेरियल है तो फिर या मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप इसको कंसिडर कर लें अगर आप ये लॉ की कंप्लायंस कर सकते हैं, अदरवाइज अंडर आइजा 250 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड कि फिर वो कंसिडर करेगा मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन बेस्ड ऑन मटेरियल इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, third, regarding going concern issue, what should be done in case of new companies who are mostly bound to face losses and negative current ratios in initial years? अच्छा, देखिए जो न्यू कंपनीज हैं इसके केस में ICAP की एक ऑलरेडी डिटेल्ड गाइड भी अवेलेबल है कि न्यू कंपनीज के केस में आप गोइंग कंसर्न पे क्या करेंगे। वो ICAP.net.pk पे एक डिटेल्ड गाइड है रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न इशू, आप काइंडली उसको देख लें। वो इट्स क्वाइट अ डिटेल्ड वन जिसको आपको मुख्तलिफ फैक्टर्स को कंसिडर करके उसके ऊपर अपने डिसीजन को बेस करना पड़ेगा। Applicable and appropriate financial reporting framework for small and medium size entities, ये definitely जो minimum applicable है वो तो IFRS for SME है, but any medium size company can voluntarily go for higher framework, smaller पे नहीं जा सकती, higher framework which is IFRS पे जा सकती है medium size company। लेकिन जब आप IFRS for SME के बजाय IFRS पे जा रहे हैं तो आपको completely जाना पड़ेगा, यानी सारे IFRS कंप्लाई करने पड़ेंगे। फिर ये नहीं हो सकता कि मैं IFRS 16 जो है मसलन उसको नहीं फॉलो करूंगा या IFRS 18 को, कंपनी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं कर सकती फिर, यानी कंप्लीटली फिर आपको IFRS पर SME या IFRS पे जाना पड़ेगा। मिनिमम एप्लीकेबल इज IFRS पर SME, हायर फ्रेमवर्क इज IFRS, लेकिन जिस भी फ्रेमवर्क को फॉलो करना है कंप्लीटली फॉलो करना है। If a company adopts IAS 12 for first time and accounting treatment is appropriately worked out, is it necessary to include emphasis of matter paragraph in the auditor's report regarding adoption of IAS 12? अच्छा, देखें ये ठीक नहीं है। कैसे? IAS 12 पहले से एप्लीकेबल है, कंपनी फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करेगी IAS
फर्स्ट टाइम एडॉप्शन वहां एप्लीकेबल है जहाँ स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम आया और वो एडॉप्ट हो रहा है। IAS 12 तो पिछले बहुत सारे सालों से 10-12 साल से एप्लीकेबल है। अगर कंपनी आज अडॉप्ट कर रही है तो बेसिकली अंडर IAS 8 इट विल क्वालिफाई एज एन एरर, नॉट इवन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एरर क्वालिफाई करेगा, और जब एरर क्वालिफाई करेगा तो आपको बेसिकली IAS 8 की सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रीस्टेट करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और थर्ड बैलेंस शीट, अगर IAS एप्लीकेबल है। अगर IAS, आई एज्यूम कि आपने IAS 12 का तस्करा किया तो IFRS एप्लीकेबल है, तो IFRS अगर एप्लीकेबल है आपको थर्ड बैलेंस शीट सॉरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर थर्ड ईयर देनी पड़ेगी प्रीवियस, राइट, और आपको रीस्टेटमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड को रीस्टेट करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस को अकॉर्डिंगली IAS 12 की वर्किंग के साथ, ठीक है। और अगर IFRS फॉर SME एप्लीकेबल हैं तो उसमें अगर आप डेफर्ड टैक्स फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हैं तो उसमें थर्ड बैलेंस शीट इज नॉट मैंडेटरी। वो आपके पास ऑप्शन है कि आप थर्ड बैलेंस शीट या थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रेजेंट ना करें, लेकिन अकाउंट फॉर वो एज एन एरर ही होगा दोनों फ्रेमवर्क में, राइट। अच्छा, अगर कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो बेस्ट पैरामीटर डिटरमिनिंग मटेरियलिटी क्या है? बेसिकली एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, वही बेस्ट पैरामीटर है कि आप उसको यूज करें फॉर डिटरमिनिंग मटेरियलिटी, क्योंकि एसेट बेस्ड रेवेन्यू जनरेशन है। अच्छा, we have received advance from a customer, but as of the year and related goods and services have not yet been fully delivered. Okay, undelivered portion is recorded as a contract liability. Since this balance is denominated in foreign currency, should foreign exchange gain losses be recognized or as the outstanding advance at the reporting date? अच्छा, ये तो करंट है, तो इसके केस में नहीं नो फाइनेंशियल बेसिकली कोई फॉरेन करेंसी का आपका एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि अब आपने उनको गुड्स डिलीवर करनी है। हाँ, एडवांस ऑलरेडी आ चुका है, तो अब आप इस पे दोबारा से इसको फॉरेन से रिकॉर्ड करेंगे। तो वो ये फाइनेंशियल जो आपकी लाइबिलिटी है उसकी डेफिनेशन से निकल जाता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आपने ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और कैश इक्विवेलेंट है, यहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स है, तो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसके केस में ये रीवैल्यू नहीं होगा। अच्छा, वी हैव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लेस स्क्रीन शेयर। अच्छा, नेक्स्ट we have auditing standards for less complex entities not been adopted even though they were developed. Basically ICAP इसको अडॉप्ट कर रहा है, अंडर कंसीडरेशन है ये ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड के। हाँ, और इसकी डेट वेरी सून इट विल बी अनाउंस की है जब ICAP किस डेट से अडॉप्ट करेगा, और अकॉर्डिंगली लेस कॉम्प्लेक्स एंटिटी के स्टैंडर्ड्स फिर अडॉप्ट अकॉर्डिंगली हो जाएंगे ICAP वंस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड डिसाइड। Audit practice manual के accordingly, small firm not using an audit software, is there any prescribed percentage or benchmark for determining sufficient sample size? अच्छा, audit practice manual में भी वो कोई sufficient sample size नहीं है। Basically it's an audit, primarily it's an auditor's call कि sufficient appropriate audit evidence obtain करने के लिए वो किस size को sufficient समझता है। इसमें कुछ guideline आइजा 530 में दी है कि आप सैंपल साइज डिटरमिन करने के लिए क्या चीजें कंसिडर करेंगे, सो दैट गाइडलाइन शुड बी कंसिडर्ड। अच्छा, हाउ शुड सैम्पलिंग रिजल्ट्स बी एक्सट्रापोलेटेड इन ऑडिट टेस्टिंग? if sampling is done without using audit software, can projected misstatement for single FSL line item exceed the performance materiality? बेसिकली जब हम ऑडिट सैम्पलिंग करेंगे और हमने सैंपल को टेस्ट किया है तो हम उसके रिजल्ट्स की बेसिस पे ही जो अनवेरिफाइड हमारा जो पोर्शन है उसको जरूर उस पर कंक्लूड करेंगे। कोशिश हमने ये करनी होती है कि हमने ऑडिट सैम्पलिंग सफिशिएंट लेनी होती है। ऑडिट सैम्पलिंग एज 530 जो हमें कहता है वो कहता है कि ऑडिट सैम्पलिंग आप इतनी जरूर लें कि सैम्पलिंग रिस्क को रिड्यूस कर दें, कि अनवेरिफाइड पोर्शन के अंदर आपको ये रिस्क ना हो कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर सकती है। लेट्स सपोज ऑडिटर ने अगर 40% सैंपल सिलेक्ट किया और 40% में उसको कोई मिसस्टेटमेंट नहीं नजर आई और उसमें उस एरिया में ऑडिटर का रिस्क भी लो है, तो इट्स सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट कि जो अनवेरिफाइड पोर्शन है उसमें भी कोई रिस्क नहीं होगा। लेकिन जैसे अभी ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि अगर आपके सैंपल के अंदर एक मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई है
और वो मिसस्टेटमेंट आपकी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को भी टच कर रही है। तो अब आपने रेलिवेंट जो अनवेरीफाइड पोर्शन है अगर उसको प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे लेट्स सपोज हमने 40% पॉपुलेशन टेस्ट की, उसमें मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी और वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को टच भी हमारी करेगी, तो इट मीन्स कि अनवेरीफाइड पोर्शन के अंदर हम उसे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे अपना सैंपल साइज इंक्रीज करना है और जो अनवेरीफाइड पोर्शन है उसके अंदर भी अब हमने सैंपल पिक करना है ताकि हमारा जो सैम्पलिंग रिस्क है उसको हम सफिशिएंटली रिड्यूस कर सकें टू इंश्योर दैट द अनटेस्टेड पॉपुलेशन डू नॉट कंटेन एनी फर्दर मिसस्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज इन केसेस वेयर द प्रॉफिट इज मिनिमल और एंटिटी इज बेयरली प्रॉफिटेबल एंड इक्विटी एसेट्स आर लो, हाउ शुड मटेरियलिटी बी डिटरमिन्ड? अच्छा, जनरली आपने इसमें रेवेन्यू तो मेंशन नहीं किया। अगर आप का प्रॉफिट बेशक मिनिमम है तो जनरली अगर प्रॉफिट मिनिमम है तो आप रेवेन्यू को बेसिस ले रहे होते हैं फॉर मटेरियलिटी। प्रेजेंटेशन की स्लाइड आपको वी कैन मेक देम अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, वी कैन सेंड इट थ्रू ईमेल्स। जो आपने ईमेल एड्रेस यूज किया है फॉर रजिस्ट्रेशन, so we can send that those presentations on your email. अच्छा, running year understanding, अच्छा running, we have understanding that running year may be continue as previous year was not qualifying but subsequent year cannot be continued, please advise. अच्छा देखें, LSC के केस में आप जब ऑडिट जनरली स्टार्ट करते हैं तो ऑडिट तो आप ईयर एंड के बाद स्टार्ट करते हैं ना। वो जो ईयर एंड था 30 जून का, जो 30 जून का कट ऑफ था वो तो आ चुका, तो उस कंपनी के उस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स तो आ गए ना। तो अब अगर आपने जिस साल का ऑडिट करना है वो साल और पिछले 2 साल जिनका ऑडिट ऑलरेडी हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड हैं, ऑडिटेड हैं, कुल 3 साल अगर आपके पास तीसरा साल आपका 800 मिलियन को एक्सीड कर गया है अगर रेवेन्यू, तो इट अपीयर क्लियरली कि जी ये लार्ज साइज है। अब इसके केस में आप इसका ऑडिट नहीं कर सकते। अगर आप अपॉइंट बेशक हो गए थे लेकिन आपको 30 जून के जैसे ही रियलाइज हो गया है 1 जुलाई को कि जी ये लार्ज साइज कंपनी, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये ऑडिट कैरी आउट नहीं हो सकता बाय नॉन QCR रेटेड फर्म एंड ऑडिटर शुड रिजाइन और कंपनी अप्रोप्रिएटली अपना कोई और ऑडिटर अपॉइंट कर लेगी। ये मेरी सजेशन है, क्यों कंसिडरिंग कि जाहिर है वो नॉन कंप्लायंस ऑफ SRO 1044 होगी पोटेंशियली। ये लास्ट 2 इयर्स आपके ऑलरेडी क्लियर है 800 मिलियन से अबव थे, इस साल के 30 जून को एंड हो गया है, तो आपके पास पहला ही क्वेश्चन जो है वो आप सबसे पहले पूछ सकते हैं कि जी आपका रेवेन्यू इस साल क्या रहा है। अगर वो 800 मिलियन को क्रॉस कर रहा है तो इट इज क्लियरली विजिबल। जाहिर है आप जुलाई में ऑडिट स्टार्ट करेंगे मिनिमम, तो आपको क्लियर हो गया है कि जी वो मोस्ट प्रोबेबली LSC है। तो LSC अगर वो है तो फिर आप नॉन QCR रेटेड फर्म उसका ऑडिट नहीं कर सकती। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कंसिडर करें। अच्छा, सेकंड एक क्वेश्चन ये है कि एक और, अच्छा देन वी टेक, अच्छा फॉर कैश एंड बैंक बैलेंसेस इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड बैंक स्टेटमेंट्स इन ऑडिट वर्किंग पेपर फाइल इन केस बैंक कंफर्मेशन इज अवेलेबल? नो, इट इज नॉट। अगर आपके पास बैंक कंफर्मेशन अवेलेबल है, बैंक स्टेटमेंट फाइल में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बैंक कंफर्मेशन अगर अवेलेबल है, which inventory items require NRV testing? Only finished goods or raw material stores spares also? Please provide relevant ISA references. ISA references तो चलिए खैर आप देख लीजिएगा ISA 500 को 501 को। अगर आपकी फिनिश्ड गुड्स, अगर आपका ग्रॉस लॉस आ रहा है तो प्राइमरी टेस्टिंग आपको करनी है फिनिश गुड्स की। अगर आपकी NRV टेस्टिंग प्राइमरली फिनिश गुड्स पे परफॉर्म होनी है, बेसिकली रॉ मटेरियल पे भी हो सकती है, क्योंकि NRV का जो फार्मूला अगर आप ISP के अंदर चेक करेंगे तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, तो वो तीनों चीजें ही कंसीडर हो रही होती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी अगर इन्वेंट्री में NRV टेस्टिंग है तो फिनिश गुड्स प्राइमरी आपका एक आइटम होगा, और अगर रॉ मटेरियल भी आ रहे हैं और वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है उनकी, तो अगर आपको लग रहा है कि ऑडिटर को कि इन्वेंट्री जो है वो इंपेयर होगी भी है तो उस पर भी NRV टेस्टिंग परफॉर्म होगी। लेकिन अगर आपने इनिशियल टेस्टिंग NRV की अगर फिनिश गुड्स पे कर ली और आपकी NRV टेस्टिंग में फिनिश गुड्स में NRV पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही, देयर इज नो राइट डाउन रिक्वायर्ड, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप जाके लाइक रॉ मटेरियल की भी टेस्टिंग करें, राइट?
अनलेस आपके पास कोई इंडिकेटर्स हैं कि आपको लगता है कि नहीं एनआरबी टेस्टिंग वहाँ पे कोई वजह कोई रीजन है, तो फिर आप उस पर जाएंगे। अदरवाइज फिनिश गुड्स पे एनआरबी टेस्टिंग कर ली और वहां का रिजल्ट पॉजिटिव हैं। अगर फिनिश गुड्स की टेस्टिंग में एनआरबी का रिजल्ट नेगेटिव आता है, एडजस्टमेंट आती है, देन इट गिव्स द रीजन कि अब आप रॉ मटेरियल की टेस्टिंग भी करें कि वो एनआरबी वहां पे तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। जनरली आपने एनआरबी टेस्टिंग जो है वो बेसिकली सेलिंग प्राइस से लेनी है। तो अब आप अल्टीमेटली जो चीज सेल कर रहे हैं वो तो आपकी फिनिश गुड्स है ना। तो रॉ मटेरियल के केस में तो सिर्फ आप एक कॉस्ट है आपके पास, वो कॉस्ट या बढ़ गई हो गई, इंक्रीज हो गई होगी, उसको आप कंपेयर किस सेलिंग प्राइस से करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो आपने जो देखनी है वो तो अपनी फिनिश गुड्स की देखनी है। तो एनआरबी तो बेसिकली आप सिर्फ जो सेलिंग प्राइस है उससे कंपेयर करेंगे आप अपनी कॉस्ट को, राइट। अच्छा, इफ देयर इज एन इमटेरियल नॉन प्रोविजन WWF, इज इट सफिशिएंट टू कम्युनिकेट इट ओनली थ्रू मैनेजमेंट लेटर? यस, लेकिन मैनेजमेंट लेटर में जरूर होना चाहिए, आपने कम्युनिकेट जरूर किया हो इमटेरियल एरियाज को। मैनेजमेंट लेटर है ही इस पर्पज के लिए कि इमटेरियल सारे एरियाज को आप जो भी डेफिशिएंसीज या मिस स्टेटमेंट जो कि इमटेरियल हैं वो फाइंड आउट करें। तो उनको नंबर 1 आप वो अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो एक लिस्ट ऑफ समरी ऑफ एडजस्टमेंट्स बनती है, एक समरी ऑफ एडजस्टमेंट्स बनती है जो आप इमटेरियल एरियाज की है, इमटेरियल एडजस्टमेंट्स बनती है, उसकी एक समरी बनती है कि उनमें से आप कौन से एडजस्ट करा सकते हैं और उनको सबको एक्यूमुलेट करते हैं ऑडिट कंक्लूजन फाइल में, सो दैट टू सी कि इनका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्यूमुलेटिवली मटेरियल तो नहीं हो रहा, मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंक्रीज तो नहीं कर रहा, और अगर वो इंक्रीज करे तो आप फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको एडजस्ट कर दें। जैसे आपने क्वेश्चन किया WWX रिलेटेड, तो ये सफिशिएंट है अगर आप मैनेजमेंट लेटर में कम्युनिकेट कर दें। अच्छा, if we audited a company for 25 and 26 and then we find that 25 tax return figures do not agree with audited financial statements. अच्छा, audited financial statements से tax return के number match नहीं कर रहे हैं and the management was unaware because the return was filed by a tax consultant. फिर return revise होगी, तभी तो रिटर्न रिवाइज होगी। अगर आपके टैक्स कंसल्टेंट ने अपनी तरफ से कोई नंबर डाल के टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करें कि भाई वो रिटर्न रिवाइज करें, टैक्स रिटर्न रिवाइज होगी। अनलेस कि आपके पास आपको ये एविडेंस आता है कि मतलब मैनेजमेंट की मर्जी से चेंज किए नंबर और शायद नंबर एक्चुअली चेंज थे, तो फिर तो आपको वो इम्प्लीकेशंस आइजा की हैं कि आपको क्या रिक्वायर्ड है दोबारा ऑडिट रिपोर्ट इशू करना रिवाइज। उसके केस में एक प्रॉपर आइजा में सारी चीजें अवेलेबल हैं कि आप ऑडिटर ने अगर री इशू करनी है ऑडिट रिपोर्ट तो क्या कंसिडरेशन है, राइट। आपके क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि बेसिकली टैक्स कंसल्टेंट ने जो है वो गलत नंबर्स फाइल किए हैं रिटर्न में, तो दैट रिटर्न हैज टू बी रिवाइज, और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर उसने कमिश्नर से परमिशन लेनी है रिवाइज रिटर्न की तो वो अकॉर्डिंगली वो कमिश्नर से परमिशन ले और रिटर्न को रिवाइज करके अकॉर्डिंगली फाइल करे। बट आई थिंक I also think जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई मीन दैट इज नॉट एन ऑडिटर्स जॉब। तो अगर आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जो कि आपकी नजर में ठीक थे, ऑडिट कर दिए हैं, रिपोर्ट इशूड है, और मैनेजमेंट को डिफरेंट नंबर फाइल कर दे, तो प्राइमरी इसका इम्प्लीकेशन जो है वो ऑडिटर पे नहीं आता, क्योंकि टैक्स रिटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। वो अगर गलत इंटेंशनली फाइल करते हैं तो प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑडिटर पे नहीं आ रहा। यू कैन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट कि जी आप अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करें अगर आपकी नॉलेज में आ जाता है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। अनलेस कि आप टैक्स एडवाइजर भी हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या बना सकते हैं। If the previous year auditor issued a report without a UDIN, what implication does this have for the current year audit and audit reporting? अब बेसिकली UDIN is basically a directive of ICAP. तो प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने बेसिकली एक डायरेक्टिव की नॉन कंप्लायंस की है। उसकी इम्प्लीकेशन उस ऑडिट के लिए डेफिनेटली हो सकती हैं। करंट ईयर ऑडिट रिपोर्टिंग पे आई थिंक UDIN की मुझे नहीं लगता कि कोई इम्प्लीकेशन आएगी अगर आपने लास्ट ईयर रिपोर्ट विदाउट UDIN इशू की। कोई ध्यान में आती है कोई इम्प्लीकेशन UDIN की? सर अच्छा,
अच्छा, if a director received an interest-free loan from the company and there is no intention of repayment, डायरेक्टर ने रिसीव किया है, कंपनी ने बेसिकली पे किया है, so which means it's basically receivable from a director. How this loan be accounted for in the financial statements? अच्छा, अब ये तो आपका रिसीवेबल है लीगली, जैसे ऐसा लोन, हाँ, जो डायरेक्टर को जो कि वो वापस ही ना करे, तो ये तो बिजनेस पर्पस ऑफ द कंपनी से कंट्रास्ट कर रहा होगा। तो वो जो हमारा ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में स्पेसिफिक एक हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनी है, ये उससे डायरेक्टली कंट्रास्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्पस ऑफ द कंपनी नहीं है कि डायरेक्टर को कंपनी जनरेट करके रेवेन्यू और लोन दे दे। सेकेंडली, इसकी टैक्स इम्प्लीकेशन बड़ी क्लियर होगी कि वो तो जाहिर है फिर ये डिविडेंड हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर, डिविडेंड ट्रीट हो जाएगा। तो आई थिंक कंपनी भी इसको, अगर इंटेंशन ऑफ रीपेमेंट नहीं है तो फिर कंपनी भी इसको डिविडेंड अकाउंट फॉर नहीं कर सकती जी, कंपनी को भी डिविडेंड अकाउंट फॉर कर लेना चाहिए, फिर रिसीवेबल तो नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टर की इंटेंशन ऑफ रीपेमेंट है नहीं और कंपनी ने अपने प्रॉफिट से, जैसे भी है आउट ऑफ प्रॉफिट अगर एक्यूमुलेटेड भी है डिविडेंड, तो वहां से भी पे हो सकता है, तो पे कर दिया है तो वो डिविडेंड अकाउंट पर हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। अच्छा, अच्छा, फॉर एन AOP which financial statement reporting framework should be applied? ये ICAP की टेक्निकल रिलीज 5 है, टीयर 5 जो ICAP की टेक्निकल सर्विसेज में के टैब में अवेलेबल है, वो ये रिक्वायर करता है जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं एटलीस्ट, क्योंकि ICAP जो हमारा जुरिडिक्शन है वो एक रेगुलेटेड एंटिटी है हम, और हम IFAC के अंडर फॉल करते हैं, तो हमारे यहाँ पे रेगुलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो एटलीस्ट इनके लिए AFRS और SECs रिकमेंड किए गए हैं। ऐसी एंटिटीज जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं और उनके लिए कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क डिफाइन नहीं है, ऑडिटर जो है उनके लिए इंश्योर करेगा कि वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट जो हैं AFRS और SECs को कंप्लायंस के मुताबिक बनाई चाहिए। ठीक है। अच्छा, व्हाट टू डॉक्यूमेंट फॉर JV टेस्टिंग? अच्छा, JV टेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपने JV की कंप्लीट पॉपुलेशन लेनी है, ठीक है, उसमें फिर आपको आइजर 240 जो है ना वो एक क्राइटेरिया बताता है कि उस JV की कंप्लीट पॉपुलेशन जो है वो, अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड है, जनरली आजकल हर तरफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा होता है कोई ना कोई, मतलब अब पुराने रजिस्टर्स या मैनुअल सिस्टम तो जाहिर है अक्सर जगहों पे नहीं है, बल्कि ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आप तमाम JVs की एक लिस्ट या पॉपुलेशन जनरेट करें, फिर उस पॉपुलेशन के ऊपर आप अपना सैंपल अप्लाई करें, और वो सैंपल किस तरह होगा कि वो आइदर 240 अलहदा बताता है कि भाई मसलन जो वीकेंड पे JVs पोस्ट हो रही हैं, फोर्टनाइटली हो रही हैं, मंथ एंड पे हो रही हैं, ऑफ डेज पे हो रही हैं, वो क्रिटिकल हैं, इस तरह के और फैक्टर्स उसने बताए कि आप कौन सी JVs को सिलेक्ट करें पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन में से अपने सैंपल के तौर पर सिलेक्ट करें। उस सैंपल से रिलेटेड तमाम JV टेस्टिंग का, आप जिस तरह वो एक वर्किंग पेपर बनता है, JV नंबर क्या थी, डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या है, काउंटर लेग किधर गया है, और वो JV आपने वेरीफाई कर लिया। जनरल एंट्री को उसमें डॉक्यूमेंट करना होगा कि डेबिट कौन सा अकाउंटेड हुआ है, क्रेडिट कौन सा हुआ है, उसका एंट्री का उस एंट्री का पर्पस क्या था। बेसिकली ये प्राइमरीली जो है ये मैनेजमेंट ओवरराइड और कंट्रोल को वेरीफाई करने के लिए होती है। तो ये देखा जा रहा था कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस पर्पस के लिए की गई है और क्या ये रेलिवेंट बिजनेस भी है कि नहीं है, कि ये तो नहीं कि मैनेजमेंट ओवरराइड और कंट्रोल का यूज करते हुए अपने अकाउंट्स को इसकी वजह से कुछ चेंज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, देन अनदर क्वेश्चन इज के in relation to gratuity, if the employees meet the eligibility criteria but company does not pay the benefit, only records the provision। देखें, gratuity की तो रिकॉर्ड ही प्रोविजन करनी है, पे तो नहीं करना। पे कब करना है? जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो, जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो। अच्छा, अब अगर छोड़ के जा रहा है और कंपनी ने पेमेंट नहीं की, दैट इज समथिंग बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द कंपनी, लेकिन अलबत्ता उसका फिर अकॉर्डिंगली बेसिकली एक राइट ऑफ बनेगा जो रिस्पेक्टिव है, और एक नॉन कंप्लायंस, एक लॉ की नॉन कंप्लायंस है, उस पे देखा जाएगा कि ऑडिटर की तरफ से उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर उस पे कोई कंपनी पे कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस से कोई पेनल्टी लग सकती है कि वो ग्रेजुटी वो एलिजिबल एम्प्लॉइज को डिस्पाइट बीइंग लिविंग द कंपनी उसको नहीं पे की जा रही, और उसका अगर कोई सिग्निफिकेंट पेनल्टी लग सकती है अंडर लॉ, और वो अगर मटेरियल है तो उसका इंपैक्ट फिर अकॉर्डिंगली ऑडिटर रिपोर्ट पे देखा जाएगा। अगर वो इम्पैक्ट मटेरियल नहीं है तो फिर ऑडिटर की एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 250 के अंदर बनती है कि उस लॉ की नॉन कंप्लायंस को बोर्ड को जरूर कम्युनिकेट करें। बोर्ड को आप मैनेजमेंट को जरूर कम्युनिकेट करें कि ये लॉ की नॉन कंप्लायंस है जो रिपोर्ट हुई है,
पोटेंशियल उसका इम्पैक्ट देख लें कि कंसिडरिंग के मटीरियलिटी क्या है और क्या ऐसी चीज कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है जो कंपनी की लाइबिलिटी है और कंपनी ने पे ऑफ नहीं की, इन सबको कंसिडर करके अगर पोटेंशियल इम्पैक्ट, वैसे जनरली तो ऐसे केस में मटीरियल नहीं हो रहा होगा अनलेस कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज छोड़ के एक साथ जाए और कंपनी सब कोई पेमेंट ना करे, तो जनरली मटीरियल नहीं होगा एक्सपेक्टेड। लेकिन बहरहाल ग्रेचुइटी की प्रोविजन कंपनी रिकॉर्ड करे और उनको टाइम टू टाइम जो अपॉन लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेचुइटी हो या प्रोविडेंट फंड हो कंपनी को रेगुलरली पे करनी चाहिए। सो विद दिस ये क्वेश्चंस एंड हो गए हैं और couple of more questions that are typed in the chat. अच्छा, ISQC1, अच्छा देखिए ISQC1 is definitely possible to be complied for smaller firms as well. ISQC से related ICAP की एक गाइड ऑलरेडी अवेलेबल है, icap.net.pk पे भी अवेलेबल है, और अगर आप ICAP की वेबसाइट पे QCR डॉक्यूमेंट्स में जाएं तो वहां पे भी अवेलेबल है ISQC इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इस नाम का एक डॉक्यूमेंट है ISQC इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में स्मॉलर फर्म्स अपना मैनुअल किस तरह बनाएं, उस मैनुअल में किस तरह क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, इन तमाम चीजों के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो यू कैन इजीली फॉलो दैट और ISQC1 आप कंप्लाई कर सकती हैं इवन फॉर स्मॉलर फर्म्स। दैट गाइड हैज स्पेसिफिकली बीन बेसिकली developed for smaller companies, right? अच्छा, डायरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आई थिंक रिस्पॉन्ड कर दिया। So if there are any further questions, we can take up those as well. एडवांस फ्रॉम कस्टमर की भी बात हो गई है हमारी। Achha, with this, I think we are done with the questions that have been mentioned in the Q&A section. If there is still anything left, अच्छा, ये जो पार्टिसिपेंट्स काइंडली रेज हैंड कर रहे हैं, अगर काइंडली टाइप कर दें क्वेश्चन तो आसान होगा। अच्छा सर, APRSP जो है वो सपोर्ट ही प्रोवाइड करने के लिए डेफिनेटली डिजाइन हुआ है और इसीलिए सपोर्ट ही वी आर ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, सॉरी वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब इसमें देखें प्यूनिटिव एक्शन APRS में करंटली तो कोई भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर फाइल अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाती है तो अनसेटिस्फैक्ट्री पे सिर्फ एक अगले साल रिव्यू हो रहा है, देयर इज नो प्यूनिटिव। प्रॉब्लम है कुछ ग्रेव इश्यूज की, कुछ सीरियस इश्यूज हैं जिनको फिर मैंडेटरी है और वो भी 3 साल के क्वेश्चन के बाद APRSP ने रेफर करने शुरू किए हैं, विच इज लाइक ऑडिटिंग ऑफ अ लार्ज साइज कंपनी, अगर हमने विदाउट QCR रेटिंग लार्ज साइज कंपनी कर दी है, या वर्किंग पेपर फाइल्स हैं ही नहीं सिरे से। अब दिस वाज ऑलरेडी रिक्वायर्ड वेदर APRSP होता या ना होता, इट वाज रिक्वायर्ड इन आइजा। ये वर्किंग पेपर फाइल्स आइजा 230 में रिक्वायर्ड हैं, तो इट शुड हैव बीन देयर फ्रॉम डे 1, तो होनी ही चाहिए ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया। और तीसरा, अगर इस तरह के केसेस हैं कि मसलन UDIN वैलिड नहीं है, ये UDIN के नंबर्स मैच नहीं कर रहे, ICAP ने इसमें ऑलरेडी एक लेवरेज ये दिया हुआ है कि 90 डेज तक UDIN के नंबर्स अकाउंट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो 90 डेज तक ऑडिटर उसको चेंज कर सकता है। तो अब इस तो विच मीन्स कि 90 डेज तक तो आप अपनी जो UDIN जनरेशन है उस रिपोर्ट के उस डेट के बाद भी आप चेंज करने के लिए एलिजिबल हैं और चेंज कर सकते हैं। तो कंसिडरिंग दैट अगर सीरियस नॉन कंप्लायंसेस जैसे मैंने अभी 2-3 मेंशन की ये नहीं है, तो इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है कि जिसमें APRSP जो है वो किसी किस्म का कोई प्यूनिटिव एक्शन ले रहा हो, बल्कि वी आर ट्राइंग टू हेल्प। और उसमें यकीन जानिए कि एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, जो प्रैक्टिस ऑल अराउंड द कंट्री है दैट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, और जहाँ जिन केसेस में हमें वर्किंग पेपर फाइल्स पहले नहीं मिल रही थी उनमें से अक्सर केसेस में वर्किंग पेपर फाइल्स आर प्रॉपर्ली अवेलेबल और प्रॉपर ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं मौजूद हैं।
अच्छा, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर जनरेट कर रही है रेवेन्यू 800 मिलियन से ज्यादा इन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ये पहले साल में एलएससी नहीं हो जाएगी। उसमें वो आप थर्ड शेड्यूल का क्राइटेरिया अगर देखें तो 2 कंसेक्यूटिव साल प्रीवियस और थर्ड ईयर में वो एलएससी फिर बने। अच्छा, कंपनी इज नॉट एन एलएससी वॉलंटरली अडॉप्टेड आईएफआरएस, हाँ ये नॉन क्यूसीआर रेटेड फर्म कर सकती है ऑडिट, नो प्रॉब्लम। अगर एलएससी है, ओनली एलएससी के लिए रिक्वायर्ड है, आईएफआरएस इज नॉट लिंक टू एलएससी। इस तरह से है, एलएससी के लिए मिनिमम आईएफआरएस पे फाइनेंशियल रिक्वायर्ड है, लेकिन क्यूसीआर रेटेड फर्म का क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है ओनली व्हेन द कंपनी इज एन लार्ज साइज कंपनी। So why bonus that is अच्छा, बोनस दैट इज ऑल्सो ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट्स बोनस जो है वो है मैंडेटरी, क्वालिफाइंग रिपोर्ट के लिए क्राइटेरिया नहीं जाता, दैट इज ऑडिटर्स कॉल इफ द इम्पैक्ट इज मैंडेटरी। क्योंकि इसमें ना कई लोग जो हैं वो इसको कुछ अमाउंट ऑफ सैलरी को वो बोनस क्लासिफाई करवाते हैं एंड समथिंग उसको कुछ इस तरह मैनेज करते हैं। आई जस्ट हर्ड तो ये अगर ये डेफिनेटली ये मैंडेटरी है बोनस टू वर्कर्स, और अगर इसका इम्पैक्ट पोटेंशियली मटेरियल हो रहा हो तो ऑडिटर्स शुड कंसिडर ISO 700 और उसका इम्पैक्ट देखना चाहिए। Voucher, how to check voucher sequence testing in case of manual record and how to document it to ensure missing voucher numbers. वाउचर सीक्वेंस टेस्टिंग इन केस ऑफ मैनुअल रिकॉर्ड, तो फिर आपको प्रॉपरली पूरा जीएल देखना पड़ेगा और उसके मैनुअल रिकॉर्डिंग और उसी को स्कैन करके आपको देखना पड़ेगा कि सारा वाउचर नंबर सीक्वेंस में आ रहे हैं और उनमें से कौन सी जेबीज हैं और नहीं है, और इसको डॉक्यूमेंट टू एश्योर मिसिंग नंबर वाउचर। इसको डेफिनेटली जो वाउचर नंबर मिसिंग है आपको सीक्वेंस में से मिसिंग लग रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, डॉक्यूमेंट कर दें और अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दें थ्रू आईसीएम, अनलेस यू फील कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट एरिया इन्वॉल्व है तो फिर उसको देखा जा सकता है। क्योंकि ये जेवी टेस्टिंग इज द ओनली ऑडिट प्रोसीजर जो आप मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के केस में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स पर अगर आप जेवी टेस्टिंग नहीं करते तो बाज ऑडिट पार्टनर्स की नज़र में दिस इज अ सिग्निफिकेंट लैप्स, और बात ऑडिट पार्टनर्स जो हैं वो इसको बहुत सिग्निफिकेंट इशू कंसिडर करते हैं कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स पे तो कोई ऑडिट प्रोसीजर देन परफॉर्म ही नहीं हुए अगर हमने जेवी टेस्टिंग नहीं परफॉर्म की। ठीक है, आई होप आई ट्राइड टू आंसर क्वेश्चंस, देयर आर 2 more आई थिंक। Is the predecessor auditor liable to make files available to new auditor? अच्छा, एथिकली तो उसे देनी चाहिए, लॉफुली लॉ ऐसा नहीं है, लेकिन एथिकली उसे देनी चाहिए बाय एथिकल प्रिंसिपल्स, क्योंकि जाहिर है वो प्रीडिसेसर है, आप इनकमिंग ऑडिटर हैं, आपको उससे एनओसी और क्लियरेंस और ये सब लेना है, तो एथिकली प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आप लीगली कहें तो लीगली मेरी नजर में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें ये मैंडेटरी हो। प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी ऑन एनपीओज, मेरा ख्याल है नहीं एप्लीकेबल। अगर ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपको रेफर करनी होगी रिस्पेक्टिव प्रोविंस के या फेडरल लॉ की, और उस डेफिनेशन में अगर बाय एनी मींस आपको लगता है कि फॉल कर रही होगी एनपीओ, तो फिर देन दैट, क्योंकि वहां वो बिजनेस को रेफर कर रहा होता है रादर देन कैटेगरी, वो वहाँ नेचर ऑफ बिजनेस को रेफर कर रहा है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस आपको देखना पड़ेगा। वैसे जनरली आई थिंक शायद नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप उसकी डेफिनेशन को रेफर करेंगे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट of that relevant provincial or federal law. Difference between APRSP and QCR. फिर देखें APRSP जैसे शुरू में सलाउद्दीन साहब ने मेंशन किया था, APRSP is basically what? APRSP इसलिए बना है कि it is a requirement of IFAC, International Federation of Accountants, उसके statement of members obligation है SMO1. SMO1 आईफैक की जो स्टेटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑब्लिगेशन है वो आईफैक की कंप्लायंट तमाम मुल्कों पे एप्लीकेबल हैं जो भी आईफैक को कंप्लाई करते हैं। आईफैक की कंप्लायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंट्रीज आईफैक के कंप्लायंट हैं या आईफैक के साथ रजिस्टर्ड हैं, उसके मेंबर हैं, उनका मेंबर यानी पाकिस्तान का मेंबर भी इसलिए रिकग्नाइज्ड है वर्ल्ड वाइड क्योंकि वी आर मेंबर ऑफ आईफैक। दैट इज सिग्निफिकेंट।
ठीक, आईफैक के अगर हम मेंबर हैं तो आईफैक की कुछ ऑब्लिगेशंस है, जो ऑब्लिगेशन हम पे लगाती है कि आप इसको कंप्लाई करेंगे। उसमें उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑब्लिगेशन है क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म। क्वालिटी एश्योरेंस के नाम से आप गूगल पे देख सकते हैं, आईएफआई की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। वो क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कि आप ऑडिट रिलेटेड एक्टिविटी, ऑडिट का एक मैंडेटरी रिव्यू मैकेनिज्म वो कहती है कि होना चाहिए, मैंडेटरी रिव्यू मैकेनिज्म फॉर ऑल ऑडिट एक्टिविटीज। अब QCR की फॉर्म में वो ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन जब तक सिर्फ QCR था और APRSP नहीं था, उस वक्त तक ICAP का स्टेटस पार्शियली कंप्लायंट आ रहा था आईफैक में, और उसकी वजह से ICAP वाज नियरली फोर्स्ड कि वो स्टेटस को फुली कंप्लायंट पे कन्वर्ट करने के लिए APRSP को लॉन्च करे, सो दैट कि ICAP फुली कंप्लायंट स्टेटस पे जा सके विद रिगार्ड टू आईफैक। और इसकी वजह से नॉन QCR रेटेड ऑडिट फर्म्स के लिए एक ऑडिट की हद तक एक रिव्यू ऑफ ऑडिट फाइल्स लॉन्च किया गया था इन 2021। ये फ्रेमवर्क शायद एक साल पहले आया था और 2021 से हमने रिव्यू स्टार्ट किए थे। 2020 में ये फ्रेमवर्क डायरेक्टिव 4.25 के थ्रू आया था, और उसके बाद ये एक साल के बाद रिव्यूज लॉन्च करने थे, तो अक्टूबर 2021 से हमने ये फिर इसको लॉन्च किया है, और अकॉर्डिंगली हम रिव्यूज इसके परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ग्लोबली अगर मैं आपसे जिक्र करूं तो वेदर इट बी कैनेडा, वेदर इट बी ICAW UK और इंडिया, मैनी अदर कंट्रीज, उन तमाम मुल्कों में ऑडिट का मैंडेटरी रिव्यू होता है। अक्सर मुल्कों में ऑडिट का मैंडेटरी रिव्यू होता है। बाज़ मुल्कों में डायरेक्टली ऑडिट के सारे रिव्यूज उनकी ओवरसाइट बॉडी करती है, जैसे लाइक पाकिस्तान में AOB, और बाज़ मुल्कों में एक सर्टेन साइज या थ्रेशोल्ड से बड़ी का AOB करती है, और बाकी लोअर या स्मॉलर एंटिटीज का जो है वो उनकी इंस्टीट्यूट करती है, राइट। लेकिन बहरहाल ये मैंडेटरी जो ओवरसाइट है, मैंडेटरी रिव्यू ऑफ ऑडिट है, ऑडिट का मैंडेटरी रिव्यू, क्वालिटी एश्योरेंस जिसे हम कहते हैं, ये अक्सर मुल्कों में एग्जिस्ट करता है। ये मैं प्लीज मेंशन करना चाह रहा था। एनी अदर क्वेश्चंस? यूनियन विड्रॉ का कुछ पूछा है? कैन एन ऑडिटर विड्रॉ UDIN? अच्छा देखिए, UDIN अगर आपने इशू कर लिया है और ऑडिट रिपोर्ट को प्लेस कर दिया है तो फिर तो विड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी तो फिर विड्रॉ करने का क्या मतलब है? विड्रॉ तो नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आपने आइडियली आपने UDIN जनरेट उस वक्त करना है जब आप, ये उस वक्त नहीं करना जब आपने ऑडिट स्टार्ट किया, उस वक्त करना है जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। तो जब आपकी सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ एग्रीड हैं, उनकी तरफ से डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन ऑफ करके आपको दे दी हैं, उस वक्त आपको UDIN जनरेट करना है। टेक्स मैक्सिमम 5 मिनट्स टू जनरेट दैट, और आप उस वक्त UDIN जनरेट करें और साइन ऑफ कर दें। अगर आपने UDIN पहले जनरेट किया था तो विड्रॉ के लिए आप तो सकते हैं ICAP को, और विड्रॉ हो सकता है कि विड्रॉन, बट लेकिन आपको उसके रीजंस फिर देने पड़ेंगे कि आपको कि आपने बेसिकली विड्रॉ क्यों करना है, मतलब कि आपने इससे रिलेटेड ऑडिट, क्योंकि देखें UDIN जब प्लेस ही ऑडिट रिपोर्ट पे होना है तो इट इज एज्यूम्ड कि जब आप UDIN जनरेट कर रहे हैं तो बेसिकली उस वक्त आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं। तो अगर स्टिल आपने विड्रॉ करना है तो फिर देन यू हैव टू मेंशन कि भाई वो क्यों विड्रॉ करना है, कि आपने ऑडिट नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। तो अगर आपने ये ऑडिट रिपोर्ट परफॉर्म किया, रिपोर्ट नहीं इशू की, तो क्या रीजंस हैं वो आपको देने पड़ेंगे, एंड देन दैट केस कैन बी सीन केस टू केस बेसिस पे फिर देखा जा सकता है इसको। लेकिन ये दैट इज नॉट माय एरिया, वो इसको मेंबरशिप देखती है, UDIN का जो सेपरेट है उसको वो मैनेज करते हैं। With this, I think questions. I think there are no further questions. Thank you very much for being with us, and we hope कि इंशाल्लाह हम इस तरह के ऐसे इम्प्रूव वेबिनार्स की फॉर्म में या इन पर्सन फॉर्म में इंशाल्लाह आपके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करेंगे। So thank you very much for being with us. Allah Hafiz.